नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज जेएनआर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों का है नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। प्रदीप When you click to that icon, subscribe. You subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. And Nation Now, the fastest growing channel of the nation. Right, and as we've been saying all along, मतलब हम लोग जब से ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, उसके मतलब 2 दिन के बाद ही हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है सब अर्से का। And in fact, I'm surprised they didn't actually win about 27. I think they've won about 25 corporations. So amazing, absolutely amazing. But it should not surprise anybody, very frankly speaking, because as I've been saying all along over here, I've only seen the BJP working. भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार काम कर रही है, मैंने किसी और को काम करते हुए देखा ही नहीं। सीधी बात है। Sir, all three, if you see, though Ajit Pawar was confined to Pimpri Chinchwad and Pune, he was working there. Yes. You found Devendra Fadnavis, Eknath Shinde 24/7, district per district, district per district, public meetings, Pune, Mumbai, Nagpur, Nasik, everywhere, and so well planned तरीके से. At the same time, if you see what Uddhav ji and Raj Thackeray ji कभी प्लान किए थे एक साथ आएंगे तो मुंबई में ही सफर, मुंबई में रहना, तो इट नेवर वर्कड आउट। यू रियली हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क सर। वो पुराना जमाना गया कि आप बस 1-2 रैलीज आप एड्रेस कर लें, एक रैली एड्रेस कर लें, उसके बाद लोग आपके पास आ जाएं। थर्डली, मिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड एकनाथ शिंदे हैव अ बॉडी ऑफ वर्क विद विच टू गो टू द पीपल। यार ये हम लोगों ने किया है। Exactly. आप लोगों ने क्या किया है भाई? लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू आवर वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑनरेबल स्पोक्सपर्सन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, मिस्टर विनायक अंबेकर। अंबेकर साहब नमस्कार। नमस्ते। जय सिया राम सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या जय सिया राम। और आज मैं आपको एक वाक्य ऐड करने को बोलूंगा जी। जय महाराष्ट्र का मतदार। जय महाराष्ट्र का मतदार। यस, एब्सोल्युटली। Ambedkar ji is Brilliant. happy as ever. अरे सर ब्रिलियंट। Yes. एंड लुक एट पुणे, ओ माय गॉड, 110 वार्ड जीत गए सर आप पुणे में। 110 वार्ड्स इन पुणे, यू वन। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और मुंबई, रिजल्ट्स वर एक्सपेक्टेड बाय द वे। वी बीन सेइंग दिस नाउ फॉर द लास्ट 23 डेज। 23 दिन तक, 24 दिन तक मैं यही बोल रहा हूं कि यही होने वाला है। उस वक्त लोग बोलते थे कि भाई बजाज साहब भी आरएसएस में हो गए हैं, बीजेपी में। मैंने कहा मैं कब नहीं था यार, ये तो मैंने तो आज तक कभी छुपाया नहीं हूं। मैंने तो लाइफ में आज तक कभी नहीं छुपाया कि मैं कहां से हूं। जो मुझे दिख रहा है, यू सी सर, द पॉइंट इज आई कॉल थिंग्स एज आई सी देम। Only thing is I am very surprised about is why didn't we win 27? वो 4 कैसे रह गई? खैर उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। So सर, फर्स्ट पुणे में जो 110 वार्ड आए हैं, which is fantastic। पहले तो ये लग रहा था, जिस तरीके से लोग बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे, बहुत विश्लेषक बोल रहे थे कि अजीत दादा पवार विल स्वीप, ये होगा वो होगा, एंड सडनली द होल थिंग इज गॉन टू द बीजेपी। अंबेकर साहब, एक है, पहले तो मैं जय महाराष्ट्र के मतदार इसीलिए बोला कि महाराष्ट्र के मतदारों ने इस चुनाव के बाद में, इस चुनाव के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश ऐसा दिया है कि वो विकास की राजनीति चाहते हैं। दे वांट द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, दे डोंट वांट पॉलिटिक्स ऑफ गाली गलौज। और जो ठाकरे बंधु थे, उनका प्रयास था कि कोई इमोशनल पॉइंट्स उठा के, कोई भावनिक मुद्दों को उठा के इस इलेक्शन को बहकाना। और गए 25 साल से वो मुंबई के मराठी मानुस को बोल रहे थे कि तुमको बहुत खतरा है। और एक पुलिस स्टेटमेंट है कि बम्बई गुजरात को भगा के लेके जा रहे। ये एक कोई भी कॉमन आदमी जिसको थोड़ा सा लिटरेसी है, ये कर सकता है क्या? आज के जमाने में ऐसा कोई चीज हो सकता है क्या? ये उनको मालूम होना चाहिए। मगर वो इतने ब्लंट हो गए थे कि हम बोलेंगे वही कायदा है, ऐसा उनको लगा था। ये पॉलिटिक्स ऑफ एंटाइटलमेंट को ये महाराष्ट्र की जनता ने पूरी साफ तरीके से करा है। और पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ वर्क, पॉलिटिक्स ऑफ क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस, ऐसे पॉलिटिक्स को महाराष्ट्र, which is the most important point, Ambedkar साहब, this is what I've been saying now for a long time. Each time, you know, people start to criticize Narendra Modi ji, they start to criticize the BJP, they start to criticize everybody. The point is, let's be very, very clear, as our viewers would know, हमारे सारे दर्शक जानते हैं। मुकेश गांधी साहब, वेलकम टू द शो। वेलकम टू द शो सर, एंड नमस्कार एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। नाउ पॉइंट इज दिस, व्हेन यू आर डीलिंग विद से नरेंद्र मोदी, you know what to expect.
मोदी जी इज गोइंग टू डू दिस 1 2 3 4 5 6, ये 15 चीजें या 20 चीजें क्लियर हैं, ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा प्लान है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप होगा, इस तरीके से जॉब्स आएंगी, ये इन्वेस्टमेंट आएगी, ऐसे होगा. When you talk to the opposition, when you talk to the Congress, or for that matter you talk to Sharad Pawar ji, or you talk to Raj Thackeray sahab, Raj Thackeray ji is a very dear friend of mine, I really respect him, I love him, or Uddhav Thackeray ji, there is no alternative. What is the alternative? My point is, just running down people, or for the Congress to say vote chori or something like that, that is not an alternative. They have no alternative plan or model to offer. Vinayak Ambekar sahab. सही बात है आपकी, उनके पास कोई चिंतन नहीं है, मतलब दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट डेवलपमेंट, दे डोंट वांट टू गेट एनी नॉलेज अबाउट डेवलपमेंट. राज साहब ने जब नासिक के बारे में, उस मनपा के बारे में जब उन्होंने इलेक्शन किया था और उन्होंने एक प्लान दिया था कि नासिक का डेवलपमेंट का प्लान ये है, मेरे हिसाब से वो प्लान उन्होंने खुद इन्वॉल्व होके नहीं बनाया था, कोई एक स्टडी ग्रुप बनाया, उसको प्लान बनाने को दिया ना, तो वही कोई प्लान उन्होंने खुद के दिमाग में उतारा था. इसलिए प्लान बनाना आसान है, तो यू कैन एम्प्लॉय एन कंसल्टेंट एंड गेट ए प्लान, बट टू एग्जीक्यूट ए प्लान, टू अंडरस्टैंड ए प्लान एंड टू मेक द थिंग्स हैपन लाइक दैट प्लान इज अ वेरी ग्रेट थिंग. और नरेंद्र मोदी का जो है वो होलिस्टिक थिंकिंग, इंटीग्रेटेड प्लानिंग और मिशन मोड डेवलपमेंट, ये जो उनका थियरी है, उस थियरी को मतदार अभी लाइक करने लगे, मतदार उनके पीछे जा रहे हैं, उसी थियरी के कारण जा रहे हैं. Ambekar Sahab, here we had the BJP, Devendra Fadnavis खासकर had plans for Mumbai. उन्होंने कहा 7 साल के अंदर मैं मुंबई को स्लम फ्री बना दूंगा. उन्होंने कहा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन है, BST बसेस, मैं 10 लाख के आसपास बसेस ऐसे करूंगा जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है. तो वाटर बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए एक प्लान उसने बता दिया. गाउठन स्पेशली हाउसिंग, गाउठन कोलीवाड़ा जो पहले से बसा हुआ है यहाँ पर इनहैबिटेंट्स, उनके लिए मैं किस प्रकार से क्यों. एट द सेम टाइम उद्धव जी ने इसी चीज का डबल बोला था, बोला 40 लाख घर फडणवीस बना रहे, मैं 1 लाख घर बनाऊंगा. व्हाई डू यू थिंक दैट नेवर वेंट वेल इवन दो दे प्रॉमिस डबल? अंबेडकर साहब, बेसिकली ऐसा है कि लास्ट 25 साल का उनका जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में कोलीवाड़ा के मतदारों को समझ में आया कि ये लोग बोलते हैं करते कुछ भी नहीं है, ना तो कोई थिंकिंग करते. जैसा राहुल गांधी ने बोला कि मैं हर महीना 8,500 रुपया खटाखट दे दूंगा, किसी ने बिलीव किया क्या उनको? और यदि बिलीव करते थे तो उनको जो बहुमत मिलना था वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनको मालूम है, जनता को मालूम है, नरेंद्र मोदी का जो 10 साल का कार्यकाल है उसमें उन्होंने जो बोला वो थोड़ा सा बढ़ा के बोला था, क्योंकि ऑलवेज यू हैव टू एम हायर गोल्स. तो उसके बाद में उन्होंने जो डिलीवर किया तो उसमें से थोड़ा कम था, मगर उन्होंने वो भी बोला कि मैं पूरा डिलीवर नहीं कर सका हूँ, मगर मैं इतना डिलीवर किया. ये सिंसेरिटी उनकी है और ये सिंसेरिटी पे मतदार अभी बिलीव करने लगे हैं. जो सिंसेरिटी इन लोगों के पास नहीं है, तो ठाकरे बोलेंगे मैं 1 लाख घर दूंगा, तो कोई कोलीवाड़ा का बांधव उनके ऊपर भरोसा रखने वाला नहीं है. अगर जब देवेंद्र जी बोलेंगे, उनको मालूम है इसने प्लान तैयार किया है, इसने रिसोर्सेज का छानबीन किया है, इसने फाइनेंस का जो सब ब्यौरा है वो लिया है और बाद में ये बोल रहा है और इसको टाइमलाइन दे रहा है. नरेंद्र मोदी जी कोई भी प्रोजेक्ट बोलते हैं तो उसका टाइमलाइन देते हैं, ये लोग हवा में बात करते हैं. ये सब मतदारों को अभी समझ में आया है. नाउ द वोटर ऑफ महाराष्ट्र और वोटर ऑफ इंडिया कैन नॉट बी फूल्ड बाय दिस पीपल. हियर द स्कीम्स जो फडणवीस साहब और शिंदे साहब ने बोला, इट इज फैंटास्टिक. हाउसिंग हो गए, अपलिफ्टिंग ऑफ हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स को किस प्रकार से मेडिकल कॉलेजेस बनाना है हर वार्ड में, हर क्षेत्र में, उनके ना वाटर बॉडी जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस. पुणे में व्हाट क्लिक्ड इन पुणे, बिकॉज पुणे आल्सो सरप्राइज, पिंपरी चिंचवड आल्सो द सरप्राइज. व्हाट क्लिक्ड हियर अंबेडकर साहब? देखिए, पुणे में जो पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो अजित पवार ने पुणे के लोगों को ऐसे ही इस बहाने से फूल बनाने को देखा. हमने बोला था कि हम वयस्कर लोगों को पीएमपी का प्रवास, पीएमपीएमएल का प्रवास
फ्री में देंगे। तो अजित पवार ने आगे जाके क्या बोला कि मैं मेट्रो का प्रवास फुल जो है वो फ्री में दे दूंगा। जी। अभी मेट्रो इज ए सेपरेट कारपोरेशन, इट हैज यस, इट्स ओन इकोनॉमी, वो लिमिटेड कंपनी है, उसका कोई ये करता है। तो मतदार इतने, पुणे के मतदार तो कम से कम इतने भोले नहीं है, इतने पागल नहीं है कि उनको मालूम पड़ता है कि मेट्रो फ्री में नहीं दे सकती। अभी ये उन्होंने क्या किया, उनको जब ग्राउंड में घूमने के बाद में ये मालूम पड़ा कि बीजेपी इज गेनिंग ग्राउंड, तो मतदारों को बहकावे लाने का उन्होंने ट्राई किया, मगर वो साफ फेल हो गया। तो यही प्लान है कि किसका डिलीवरेबल है, कोई डिलीवरी कर सकता है तो देवेंद्र फडणवीस कर सकता है। पूना में हमने 12 फ्लाईओवर बनाए हैं गए 5 साल में, जब हमारा कारपोरेशन पे कंट्रोल आया। उसके बाद में 24/7 का वाटर स्कीम बनाया हुआ है। उसके बाद में पुणे का मेट्रो, जो कांग्रेस पहले 10 साल में खाली डिस्कशन में रखा था, उसको उसका ग्राउंड ब्रेकिंग करके, उसका ओपनिंग करके जी। आज पुणे का मेट्रो ये एक सक्सेसफुल वेंचर है और उसके वजह से पुणेकर बहुत खुश है। बाद में 1000 हमने ई बसेस लाया, बाद में हमने जो सॉलिड वेस्ट है उसका डिस्पोजल का पूरा सिस्टम बनाया, बाद में हमने 22 ये जो एसटीपी है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज उसको ट्रीटमेंट प्लांट, बनाया है। सीवेज तो ट्रीटमेंट ये सब काम पूना वालों के सामने है। जी, अभी दुरुस्त बात। पूना वालों की समस्या खत्म हो गई ऐसा कोई भी बिलीव नहीं करेगा, Right, and before मगर we go वो to- मेरा भी दावा नहीं जी, है, correct. मगर जो डिलीवरेबल्स है वो पूना वालों ने देखा है। The only thing is that the Mutha River, that has to be worked on. I believe there's a whole project on it. और वो जो मुला मुथा डैम जो है उसके ऊपर भी बहुत काम चलने वाला है, ये सुनने में आया है। एंड थर्डली, जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है उसके साथ में जो फैलो लैंड है राइट हैंड साइड पे, अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पुणे, इफ यू नोटिस देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड ऑन द राइट हैंड साइड। वहां पर एक हम लोगों ने बहुत पहले प्लान दी थी, पता नहीं, एंड बाय द वे आई एम सो हैप्पी हियर, आई फील वेरी वेरी प्राउड। मिस्टर देवेंद्र फडणवीस इज एक्चुअली लुकिंग एट इट वेरी सीरियसली टू मेक one of the largest freshwater lakes in the world over there. That fallow land which is lying over there, to make it one of the largest freshwater lakes in the world, so that the whole of Maharashtra can benefit from that place. It will be like an ocean. It won't be just a lake. It will probably be one of the biggest lakes in the world, freshwater lakes, after Lake Baikal in Russia. This lake on the Mumbai-Pune expressway on the right hand side, where the land is fallow, there, just to have a freshwater lake, because all the water is going into the Arabian Sea and it is not being used. Here it will be fantastic. However, before I go to Mukesh Gandhi साहब, एक और चीज हमारे दर्शकों के लिए, yesterday the International Monetary Fund held a press conference, and again let me tell you this, again they have emphasized that the only bright spot in the world economy today is India, and they said that जो थर्ड क्वार्टर का जो 8.2% था, they expected to grow even more, and they said that the results coming from India are beyond expectations. This is the official stand of the IMF. So perhaps Mr. Rahul Gandhi, can we send this? Maybe the IMF directors missed his memo, जो राहुल गांधी साहब ने भेजा था डेड इकोनॉमी वाला। तो अभी तो IMF तो बोल रही है बड़ा अच्छा चल रहा है सब, पता नहीं अब हो सकता है कि IMF में भी RSS के लोग हों, कोई बड़ी बात नहीं है सर, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, वन नेवर नोस। मुकेश गांधी साहब, हाँ जी, क्या बात है सर, बीजेपी ने तो मतलब बीजेपी और शिंदे साहब ने तो खत्म कर दिया, बिल्कुल पूरा सोपड़ा साफ कर दिया सर सबका। अब आप ये बताएं अजीत दादा पवार को क्या हुआ सर? बहुत जगह से अपेक्षा आ रही थी सर, बहुत जगह से अपेक्षा आ रही थी कि पुणे में अच्छा करेंगे। हम बोल रहे थे नहीं करेंगे, मैं यहां बैठ करके बोल रहा था नहीं करेंगे भाई, नहीं होने वाला। पिंपरी चिंचवड़ में भी यह था कि बीजेपी बहुत अच्छा करेगी, हम ये बोल रहे थे, यहाँ पे लोग कह रहे थे कि तुम संगी हो। अब आप बोले मुकेश गांधी साहब, प्लीज गो अहेड। सर, मैंने पहले से मैं तो एक ही बात में था कि जिस तरह से अजीत दादा ने शरद पवार का दामन थाम लिया जी, उस दिन से उनके ग्रह दशा खराब हो गई है। क्योंकि शरद पवार जी के युग का अभी अस्त हो गया। ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शनों के रिजल्ट के बाद में एक शरद पवार का युग का अस्त हो गया। मैंने पहले भी आपकी चैनल पे कहा था कि शरद पवार को राइट टाइम रिटायरमेंट लेना था। जिस तरह से सुनील गावस्कर ने जब पीक पे थे तब उसने जब रिटायरमेंट लिया तो सुनील गावस्कर को लोगों ने पूछा
कि अभी भी तुम कैपेबल हो, अभी भी तुम सेंचुरी मार सकते हो, फिर भी क्यों तुमने लिया? तो बोलता है कि मैं जब बैक हो जाऊं, मैं जब वीक हो जाऊं और उस टाइम में मैं जब रिटायर हो जाऊं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर अभी भी तुम खेल सकते हो और फिर भी मैंने रिटायरमेंट लिया तो लोग मेरी पुरानी सदियां, मेरी क्रिकेट की परफॉर्मेंस को याद रखेंगे। इसीलिए शरद पवार जी को राइट टाइम से मैंने तो उनको पर्सनली भी कहा था कि पवार साहब, आप लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्तित्व का काम कीजिए महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में, पर अपनी पुत्री के मोह में या सत्ता की लालसा से या अजित पवार जी को आगे बढ़ाने में क्या उनका मतलब था, मकसद था, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, पर ये कारण से आज शरद पवार के युग का अस्त हो गया और अस्तांचल के टाइम में हम जिसका हाथ पकड़ते हैं उनका भी अस्त होना शुरू हो जाता है। ऐसा अजीत दादा का हो गया। मुकेश गांधी साहब, मैं आपको एक बात कहता हूं कि अजीत पवार जी बहुत कैपेबल लीडर है, बहुत पर्सनालिटी है, उनके पास बहुत वजूद है, पर जिस तरह से पार्टी को बीजेपी के साथ में एक बार जोड़ने के बाद में उन्होंने जिस तरह से मुस्लिमों का तुष्टीकरण का काम किया और हम ये है, हम वो है और हम बीजेपी के आदर्शों को नहीं मानते, ये जो कैसेट चलाई उसमें क्या हुआ कि न तो वो मुस्लिमों के फेवरेबल हो गए। आपने देखा कि नवाब मलिक को लेकर के इन्होंने बंबई में कितनी ब्लंडर किया, 2 सीट भी हमारी आई नहीं है जी, हार गए, कप्तान मलिक हार गए। ये कारण से क्या हो गया कि न तो उनको मुस्लिमों का मत मिला और आज हमारे जैसे गुजराती मारवाड़ी व्यापारी लोगों को जिस तरह से साथ में लेना चाहिए पार्टी के अंदर, उनको भी साथ में नहीं लिया। आज मुंबई के, पूना के, पिपरी चिचवड़ के कितने बड़े बड़े व्यापारी संघ है, किसी को साथ में नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने व्यापारी संघों के प्रमुखों की अलग अलग मीटिंगें पहले 6 महीने से पहले शुरू कर दी थी, अलग अलग समाज की मीटिंगें चालू कर दी थी। अजित पवार जी को, तटकरे जी को, प्रफुल्ल पटेल जी को हमने कितनी बार कहा, पर इन्होंने अपनी मस्ती में मस्त थे, तो आज रिजल्ट जो था उससे हम बहुत दुखी है। आप दुखी हो, मगर राहुल गांधी जी, मुकेश गांधी साहब, राहुल गांधी जी ने ऑलरेडी एक्सक्यूज बनाना शुरू कर दिया। एनसीपी को राहुल गांधी जी ने कहा कि वोट चोरी इज इक्वल टू नेशनल अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, जो भी पूरा करने दीजिए सर। बोलिए ना सर, एनसीपी को वैसे तो महाराष्ट्र में टोटल गिनेंगे तो 135-36 सीट मिली है, पर जो परफॉर्मेंस वाइज जो चाहिए वो उनको नहीं मिला है, उनका मुझे बहुत दुख है। राहुल गांधी जी ऑलरेडी हैज स्टार्टेड दैट वोट चोरी है, ये इंक एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था, ये इंक आप इसको निकाल सकते थे और बीजेपी के जितने अपने अपने ऑफिसेज और बगल बगल में, वार्ड के बगल में, उन लोग बहुत सारे ऐसे चीज लेके बैठे थे जिसमें इरेज कर सकते थे उस इंक को, और डुप्लीकेट डबल उन लोग बहुत सारे बोगस मतदान किए राहुल गांधी जी। सेम थिंग बाय आदित्य ठाकरे जी ने भी ट्वीट कर बोला, जिस प्रकार से देखो वोट चोरी हो रहा है, जिस प्रकार से बोगस वोटिंग हो रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। संजय राउत भी वही है। तो क्या बोले कि आज रात के बाद कल सवेरे लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना है इसके खिलाफ। हाउ डू यू सी दिस? आर दे नॉट टेकिंग द लॉस इन अ गुड वे? हार मानना चाहिए। हाँ, आप पंडित जी, ये क्या है, टोटली ये जो सही की जो बात करते हैं ना, वो टोटली इलॉजिकल है। हाँ, एक है कि सही जो इंक है वो कई जगह पे इरेज होती होगी, उसका कोई सवाल नहीं है सर, हर बार होती है, नई बात क्या है। वोट देने को जाते हैं तो आपके उंगली के ऊपर, फिंगर के ऊपर जो लगाते हैं ना, उसके पहले आपका नाम वोट लिस्ट में देखते हैं, आपका कंफर्मेशन करते हैं और तस्वीर देखी जाती है, फोटो भी देखी जाती है। तो क्या जिनकी इंक इरेज हो गई तो वो क्या जाके यस सर, अंबेडकर साहब, मेरी भी है अभी तक। बोले सर, कोई लॉजिक नहीं है। ये क्या है, ये कुछ चोरी करना और ऊपर से सीना चोरी करना, ये कांग्रेस सर चोरी करना नहीं, ये गलत भाषा बोल रहे हैं सर आप। मुकेश गांधी साहब, काम नहीं करना और फिर अपेक्षा रखना कि लोग आपके लिए वोट देंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मुंबई शहर में मैं जहां रहता हूं 3 बार बीजेपी के लोग आए, 3 बार। दे सर, द प्लेस वेयर आई स्टे बीजेपी का गढ़ है, आज तक बीजेपी नहीं हारी वहां से, फिर भी 3 बार आए।
कांग्रेस का कोई नहीं आया, समाजवादी पार्टी का कोई नहीं आया, फिर आपको बता रहा हूं मैं, और उद्धव ठाकरे सेना का कोई नहीं आया, नोबडी केम, ओनली बीजेपी केम। अब सर मैं ये बता रहा हूं, आराम से बीजेपी बैठ सकती थी, बस जीतने वाले हम लोग, हमारा वार्ड है, क्या फर्क पड़ रहा है? सर लुक एट देम, लुक एट हाउ दे वर्कड। आप बिना काम किए आप जीत जाएंगे क्या? मुकेश गांधी साहब बताइए। सर सही बात है। आज देखिए शिवसेना का जो कार्य था, वो कार्य एक बार में बाला साहब ठाकरे के टाइम में, बाला साहब ठाकरे जी के टाइम में वो हर शाखाओं को लाइव रखते थे। मैं बाला साहब ठाकरे जी के साथ तब था, तो बाला साहब ठाकरे जी शाखा प्रमुखों को फोन कर करके उनके प्रॉब्लम के बारे में जानते थे, उनको सुझाव देते थे। पर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की शाखाओं को छोड़ दिया और शिवसेना भवन में कॉर्पोरेट लेवल की शिवसेना की प्लानिंग बनाई, और उसमें धीरे धीरे जो ग्राउंड लेवल की शाखा प्रमुखों की ताकत कम हो गई, वैसे कार्यकर्ता भी कम हो गए। ये टाइम में उद्धव ठाकरे जी के जो कार्यकर्ता फील्ड के ऊपर चाहिए थे वो बहुत ही कम थे, एंड कंपेयर विद द प्रीवियस। आज 25% वर्कर्स वर ऑन द फील्ड, और उसके सामने शिंदे जी के वर्कर ज्यादा थे। अब आप कहेंगे कि शिंदे जी को खाली 30 सीट आई, और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज शिंदे जी का तो ये गढ़ नहीं है मुंबई, उनका गढ़ तो थाना है जी। तो आज फिर भी उन्होंने मुंबई में अपनी 30 सीट लेके आए, जबकि उद्धव ठाकरे ने थाना में मात्र 1 सीट लेके आए। तो ये क्या प्लानिंग है? यहाँ उद्धव ठाकरे क्यों फेल हो गए? और आज इतनी जितनी भी सीट आई है, वो सीट के अंदर एक प्रकार का जो पुराने शिवसैनिक जिनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनका ब्रेड बटर आज इसके ऊपर शिवसेना के ऊपर डिपेंड है, उन्होंने कड़ी कड़ी मेहनत करके ये शिवसेना को जिताया है। वो मेरे शिव सैनिकों को मैं धन्यवाद देता हूँ, न तो मैं उद्धव ठाकरे को धन्यवाद देता हूँ। मैं सर ऐसा है, सर ऐसा है, छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आप बाला साहब ठाकरे के साथ थे। आपको याद होगा उस वक्त जितने भी शाखा प्रमुख थे, सब लोग शाखा में बैठते थे। शाखा के जो छोटे छोटे ऑफिसेस थे, सब लोग वहां बैठते थे। छोटा सा वहां बल्ब हुआ करता था, एक छोटा सा टेबल फैन हुआ करता था, कैरम बोर्ड वहां पे लोग खेला करते थे, बच्चे आकर के वहां पे, एंड दे ऑलवेज यूज्ड टू बी देयर। किसी को अगर कोई तकलीफ होती थी तो शाखा प्रमुख जो हुआ करते थे वहां पे थे। उसके बाद क्या हुआ, 1995 टू 99 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बन गई, सारे शाखा प्रमुखों के पास बड़ी बड़ी एसयूवी आ गई, गाड़ियां आ गई, एसी गाड़ियां आ गई, एसी घर आ गए, बड़े बड़े घर आ गए। कोई बाहर जाने को तैयार नहीं था, पसीना निकालने को तैयार नहीं था। ऐसा बीजेपी में नहीं था, ऐसा बीजेपी में नहीं था और ना ही रहेगा, वो आरएसएस की वजह से। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो काडर है सर, वो आज भी वैसे का वैसे, पूछ लीजिए अंबेडकर साहब से, पूछ लीजिए सर आज भी वैसे ही बस में जाते हैं, वैसे ही वो अपनी बस की टिकट निकालता है, बाद में जाकर के बिल दे देता है, यार देखो मैं बस में आया हूं, अपने लंच का डब्बा जो है घर से लेके आता है। स्वयंसेवक जो है सर, मैं आपको बता दूं, जहां पर उसको टास्क दिया जाता है ना, वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आरएसएस के लोग मुझे कुछ पैसा देंगे, वो ये अपेक्षा लेके चलता है कि मैं क्या कर सकता हूं संघ के लिए। बोलिए अंबेडकर साहब, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप सुधार कर दें इसमें प्लीज, बोलिए सर। यही बात मैं बताना चाहता था कि अभी इंडियन पॉलिटिक्स में एक शिफ्ट आ गया है, और वो शिफ्ट ऐसा है कि भारत में काडर बेस्ड और जो क्या बोलते हैं कि सामूहिक निर्णय लेने वाली जो पक्ष है, वो खाली भाजपा बचा है। बाकी सब जो पार्टीज है वो इंडिविजुअल फैमिली बेस्ड पार्टीज है। उनका जो डिलेमा है, वो डिलेमा ये इलेक्शन, गए 3-4 इलेक्शन के बाद में सामने आ रहा है। जैसा कि हम कांग्रेस से शुरुआत करेंगे, तो कांग्रेस को नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करना है, अपने ही फैमिली में प्रेसिडेंट बनाना है। सेम थिंग, शरद पवार डिड द सेम मिस्टेक, और शरद पवार लॉस्ट द पार्टी टू अजित पवार। क्योंकि अजित पवार साहब नाराज क्यों हो गए? क्योंकि जब अजित पवार ने, शरद पवार दिल्ली में बैठे थे, तो अजित पवार ने महाराष्ट्र में एनसीपी को बढ़ाया था। तो जो हार्ड वर्किंग पर्सन था, उसको पीछे रख के यदि तुम तुम्हारी कन्या को आगे करेंगे और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के अजित पवार का बॉस बनाएंगे, तो वो किसको करेगा, किसको पसंद पड़ेगा? तो अजित पवार वॉज ए हार्ड वर्किंग पर्सन, नो डाउट अबाउट इट, ही हैड डन हार्ड वर्क। ओनली थिंग इज, अजित पवार थोड़ा सा कायदे में विश्वास नहीं रखते, वो
डायरेक्टली उनके मन में जो आता है वो करने में ज्यादा विश्वास रखते जी। हैं, इसलिए वो फंसते चले गए हैं। मगर मैं जो बात बोल रहा हूँ वो बात ऐसी है कि नाउ बीजेपी इज द ओनली cadre based party. Other cadre based party was Marxist parties, but they are also, because of they don't have a suitable ideology, they have lost their ground. So in India now, only party which remains with cadre base is BJP, and all these personality family owned parties will go on diminishing graph, और ये कुछ चलने वाला नहीं है। भारतीय राजनीति में अभी भाजपा का सुप्रीमसी चलेगा। You know, I want to ask you, Ambedkar Saab, brand Thakre, that was how Thakres projected them. कि ब्रांड ठाकरे, मराठी मानुस का अस्तित्व को हमको बचाना है, मराठी मानुस का जो है इंटीग्रिटी, हर चीज को हमको, स्वाभिमान हमको रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको सर्वाइव कराना है। एंड सेकेंड थिंग, व्हाट फडणवीस साहब सेड वाज, आपने सिर्फ बड़ा पाव स्टॉल का एक गाड़ी, यही उनका ड्रीम रखा है, मगर मैं उनको उद्योग दे रहा हूं, उनको मिडिल इनकम जो एमएसएमईज है उनको छोटे उद्योगपति बनाने का सपने लिखे। सो व्हाट वर्कड, व्हाट डू यू थिंक ब्रांड ठाकरे नेवर वर्कड? फडणवीस साहब का ये जो ऐलान था दैट वर्कड, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ब्रांड ठाकरे एंड देवेंद्र फडणवीस? सही क्वेश्चन आपने पूछा है। ये कांग्रेस की पुरानी राजनीति है कि गरीबों को गरीब रखो और उनको दिल्ली वालों के ऊपर डिपेंडेंट रखो। यही राजनीति इंदिरा गांधी के जमाने से चलती आई हुई है, और फिर राजीव जी को बोलना पड़ा कि हम 1 रुपया बेचते तो 15 पैसा मिलता है, यानी दे वेर सप्लाइंग देयर एजेंट्स एंड दे वेर मेंटेनिंग देयर एजेंट्स। तो सेम ठाकरे साहब के बारे में जो फडणवीस साहब ने बोला वो सही है, क्योंकि ठाकरे साहब ने अपने शिवसेना के कार्यकर्ताओं को कभी भी ऊंचे सपने नहीं दिखाए कि बंबई बढ़ रही है, तुम भी बढ़ो, तुम फिनांस में जाओ, तुम इंडस्ट्री में जाओ, तुम एक्सपोर्ट में जाओ। ऐसा कभी ठाकरे ने किया हुआ आपने सुना है क्या? कभी नहीं सुना। ठाकरे ने क्या किया, तुम सुबह उठो और हमारे मेलावे में आओ, हमारे नाम का घोषणा दे दो, हम कुछ भी बात करेंगे तो ताली बजाओ, सिट्टी बजाओ, यही काम उनको दिया। तो उनको छोटा रखने के लिए ठाकरे साहब ने काम किया। जो अभी पहले के जमाने में जो शिव सैनिक थे, जो बाला साहब के करिश्मा के कारण नहीं समझ रहे थे, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको समझ में आया कि यदि अपने को शाम को घर में जाके खाना खाना है तो उद्धव ठाकरे कोई अपने को मदद नहीं करेगा, अपने को खुद का ही ये करना है। और इसी वजह से देखिए, मराठा मानुस को लास्ट 25 साल के बाद में भी अभी भी बोलते हैं कि मराठा मानुस को बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? जब बाहर से लोग आके इधर हर एक काम में घुस गए, कोई कारपेंटर बन गया, कोई दूध वाला बन गया, तो एक छोटे छोटे काम है जो मराठी मानुस कर सकता था, कोई हार्डवेयर में चले गया। मगर कभी उद्धव ठाकरे साहब ने अपने ये शिव सैनिकों को इसी काम में लग जाओ, ये धंधा करो। अभी कंस्ट्रक्शन का देख लीजिए ना, कंस्ट्रक्शन किसके ताबे में गया है? कंस्ट्रक्शन बाहर वाले के ताबे में गया है। क्यों गया? क्योंकि मराठा मानुस को एस्टेब्लिश करके, जो एक मराठा मानुस कंस्ट्रक्शन में घुस गया था उसको उद्धव साहब ने बहुत बेइज्जत करके निकाल दिया। उसका नाम था मनोहर जोशी। He was very loyal to Bala Saheb Thackeray, and he was very trusted person of Bala Saheb Thackeray. तो उसको भी उद्धव जी ने निकाल दिया, और वो भी अपमानित करके निकाल दिया। तो इनकी जो टेंडेंसी है कि शिव सैनिक हमारे आगे झुकना चाहिए, ये अभी चलेगी नहीं। उनको मालूम पड़ गया शिव सैनिकों को कि ये अपना कोई भी भला करने वाला नहीं है, इसलिए ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एंटाइटलमेंट है खत्म हो गया। अभी कार्डर बेस, जब पार्टी को आप बड़ा करेंगे, सादे जो कार्यकर्ता है उसको आप बड़ा करेंगे, वही पार्टी चलेगी। So sir, I would like to ask you this. This is the question which has been troubling me a lot, because I've been very close to the Sena. I've been very close to Bala Saheb Thackeray. I've interviewed him so many times. He was a very dear friend of mine. He used to come home and he used to love having wine with me. I used to have red wine. He used to have white wine. And the pipes that I have, I've more or less given up smoking, but I still treasure the various pipes that he gave me. I still have them at home. Of course, my wife keeps them under lock and key. She says you dare not touch them, very frankly speaking, because she doesn't want me to smoke. But my point is, why is it that they cannot come out with a new narrative? For example, Raj Thackeray ji and Uddhav Thackeray, they've travelled all over the world. You know, you look at them, where are they? Sometimes they are on the Orient Express, sometimes they are in Europe, sometimes they are in the USA, they've travelled all over the world. My point is, why do they have to still come up with that old, hackneyed
absolutely monotonous, moronic thing, for want of a better word, that Mumbai is going to Gujarat. Mumbai is going to be separated from Maharashtra. और वो के अन्नामलाई, तो what did he say? अन्नामलाई सब जाम, मैं मानता हूँ, ठीक है भाई, उनका लहजा ऐसा है. उन्होंने कहा कि भाई, instead of saying Mumbai, he said Bombay a couple of times, then he said Mumbai, and he also said सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं है, global city है. I thought he was praising Mumbai. ये तो मुंबई की प्रशंसा करना है ना सर, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये शहर है भाई. उसके ऊपर उसको रसमलाई बुलाना, और फिर वो पुराना जो 1966 का बाला साहब का स्लोगन था, हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी. Why? I don't understand. अंबिका साहब, why? बोलिए सर. देखिए, मैं जो लास्ट पॉइंट बोला था उसको ही एक अनदर पॉइंट ऐड कर देता हूँ. महाराष्ट्र का जनता ये सुशिक्षित है, उनको पूरी जानकारी है वर्ल्ड की, और नेक्स्ट जनरेशन जो महाराष्ट्र में है वो ज़्यादा सुशिक्षित है. और जो पर्सनालिटी कल्ट पॉलिटिक्स जो आज भी तमिलनाडु में प्रेजेंट है, तमिलनाडु में कोई भी एक्टर ने कोई लुंगी चलाई तो वो लुंगी पॉपुलर हो जाएगी, मगर महाराष्ट्र बीइंग एन इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी और बम्बई बीइंग एन मल्टीनेशनल कंपनियों के वजह से बम्बई इज वेरी एडवांस, मुंबई इज वेरी एडवांस, और महाराष्ट्र की जनता बहुत एडवांस है. तो ये पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स जो बाला साहब के जमाने में चला था वो अभी चलने वाला नहीं है. ये समझने की जो कैपेसिटी है उसके लिए क्या चाहिए, ओपन माइंड चाहिए. मगर ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एंटाइटलमेंट वाले लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम सोने का चमचा लेके मुंह में आए हैं, तो सब जो जनता है, हमारे कार्यकर्ता है, वो मेरे सामने झुकना ही चाहिए. ये जो एंटाइटलमेंट का जो पॉलिटिक्स है वो उनको भारी पड़ गया और वो राइट ऑफ होने के टाइम में आ गए हैं. अभी मुझे और एक पॉइंट बताने दीजिए. उद्धव ठाकरे जी ने एक कोई सभा में जाके बोला देवेंद्र जी को, क्योंकि क्या है, खुद के पास परफॉर्मेंस नहीं है, देवेंद्र जी के पास परफॉर्मेंस है, तो उनको ईर्ष्या चढ़ गई, उनको असूया चढ़ गई, और उस असूया के दरमियान वो क्या बोले, इधर महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में तू रहेगा नहीं तो मैं रहेगा. अब ये कितना गलत स्टेटमेंट है. देखो, समझो, चलो तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि तुम देवेंद्र जी को महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स से बाहर कर सकते हो, तो उसके लिए तुमको थिंक करना चाहिए था. उन्होंने वो स्टेटमेंट किया और वो भूल गए. जैसा कि उनका एक राइट था कि मैं बाला साहेब ठाकरे का एक सन हूँ, तो मैं बाला साहेब ठाकरे के जैसा कुछ भी बात कर सकता हूँ. मगर बाला साहेब ठाकरे जब कोई भी स्टेटमेंट करते थे तो उस स्टेटमेंट को एक सत्य में लाने के लिए उसका प्लान तैयार रहता था उनके सामने. बाला साहब के मन में तो इनके पास कोई प्लान नहीं था. मगर जिस दिन उन्होंने देवेंद्र जी को बोला कि इस महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में इधर तू रहेगा नहीं तो मैं रहेगा, उस दिन देवेंद्र जी ने कोई भी टिप्पणी नहीं दी. उन्होंने मन में तय कर दिया कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में मैं ही रहूंगा, और मैं रहने के लिए क्या करना चाहिए, उनका प्लानिंग उस दिन से शुरू हो गया. उस प्लानिंग के वजह से उन्होंने प्लान करके उद्धव ठाकरे को फिनिश किया है, और उद्धव ठाकरे ने जो स्टेटमेंट किया था वो जिंदगी भर याद रखेंगे कि हमने गलती की करके. यदि उनका माइंड ओपन है तो अभी भी वो समझते हैं कि ये वोट चोरी हो गई करके हम हार गए, तो भगवान उनको बचाए. जी, लेकिन एक चीज तो है सर, एक चीज तो मानना पड़ेगा, यहाँ मेरा आकलन ये था कि शिवसेना को शायद 25 या 30 वार्ड ही मिलेंगे, बट दे हैव एक्चुअली वन इन 62. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई थॉट that they would not cross 30-35, very frankly speaking. So इसका मतलब ये हुआ कि उद्धव ठाकरे जी के पास अब भी लॉयलिस्ट हैं. आज भी अगर वो काम करना शुरू करें तो कंसोलिडेट करके आगे बढ़ सकते हैं, ये मैं समझता हूँ. अंबेडकर साहब, आप बताएं. पहले गांधी साहब ने जो बताया था वो बात सही है. जो सामान्य शिव सैनिक है उसको आज फ्यूचर नहीं दिख रहा है. Correct. करके उसने जान लगा के शिवसेना को बचाने का कोशिश किया. ये उद्धव ठाकरे जी ने नहीं किया, ना तो ये उन्होंने उद्धव ठाकरे जी के प्यार से किया. थोड़ा बहुत प्यार का हिस्सा रहेगा, मगर खुद का उसका एग्जिस्टेंस आया ना सर सामने, और हम एक्सटिंग्विश नहीं होने चाहिए. इसके लिए उसने जी जान लगा के जो भी सीट लाई है वो लाई है. मैं उसमें उद्धव ठाकरे जी का या आदित्य ठाकरे जी का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देखता. very good. गांधी साहब इतना रोजी, एक्चुअली उनका मैनिफेस्टो था, ब्रांड ठाकरे रोजी मैनिफेस्टो. उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो 500 स्क्वायर फीट तक हमने पहले कट ऑफ किया था, रिलीफ दिया था, अब 700 स्क्वायर फीट, यानी 700 स्क्वायर फीट कारपेट तक आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना नहीं है. आगे जाके जिस प्रकार से उन्होंने कहा 100 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री,
100 यूनिट तक मुकेश गांधी साहब इलेक्ट्रिसिटी फ्री टाउन वाले, और फिर उसके बाद टाटा को बीएसटी को बोलेंगे कि आप सबर्ब्स में भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो। ये उनका मैनिफेस्टो में था। 1500 जो आप लोग दे रहे थे, 1500 जो महायुति दे रहे थे, और लाड़की बहन स्कीम के माध्यम से ब्रांड ठाकरे ने कहा 1500 स्वाभिमान निधि करके हम कोली महिला, हमारे कोयली बहन को और डोमेस्टिक वर्कर्स को देंगे। इट वॉज फैसिनेटिंग मैनिफेस्टो। गांधी साहब देखते तो सब लोग ल्यूर होते, पर क्यों नहीं हुआ? क्या लगता है आपको? सर देखिए, ये कहने की बात एक होती है और देने की बात एक होती है। एक बार एक लड़का था ना, वो भगवान के पास गया कि मैं बहुत गरीब हूं, और उसने भगवान की प्रार्थना करके एक शंख, एक दिया प्राप्त किया, दिया प्राप्त किया। फिर वो जब दिया जलाता था और भगवान से बोलता था कि मुझे 100 रुपया दो, भगवान उसको 100 रुपया देते थे। अब उसके मामा ने देख लिया कि ये तो दिए के पास जाकर के 100 से लेके 1000 रुपया लेकर के समृद्ध हो रहा है, तो वो दिया चोर लिया उसने। तो वापिस वो लड़का, गरीब लड़का वापिस गरीब हुआ, भगवान के पास गया और भगवान को जाके कहा कि भगवान ये मेरे मामा ने चोर के ले गए। भगवान ने बोला तू चिंता मत कर, मैं उसको दूसरा दिया देता हूँ, ये तू उसके बाद बोलेगा पर वो उसको देगा नहीं, तो मामा को दिखाना नहीं ये बात को। और वो लड़के ने जाकर के काम शुरू किया। वो लड़का बोला मेरे को 1000 चाहिए, दिया बोला 10,000 लो, इसने बोला 10,000 चाहिए, बोलता लाख ले लो। और मामा ने वो दिया चुराया और पुराना दिया वापिस रख दिया। उद्धव ठाकरे का ये हाल है। हमारे अजीत दादा ने भी पुणे में यही हाल किया कि आपको बस फ्री देंगे, आपको ये देंगे वो देंगे, और लोग देखते हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है। और दूसरी बात प्रदीप जी, कि उद्धव ठाकरे ने और राज ठाकरे ने मिलकर के मराठी मानुस और मराठी मेयर बनना चाहिए, ये सब बात की। पर मैं आपको एक फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 1968 में 43 कॉर्पोरेटर शिवसेना के आए थे, तब भी वो मेयर नहीं बना सकते क्योंकि कांग्रेस की पावर थी उसमें। जी। तो कांग्रेस ने पहला मेयर जो था वो, उस टाइम में कांग्रेस का प्रेसिडेंट अजीज खान करके था, पर फिर भी उन्होंने अपना जो पहला जो मेयर बनाया, वो मेयर का नाम था मेरे ख्याल से रविंद्र कुलकर्णी, डॉक्टर रविंद्र कुलकर्णी, उनको उन्होंने मेयर बनाया। और उसके बाद में जनता पार्टी का भी बाद में ग्राउंड में राज आया था, तो उसने भी अपने मेयर में राजा चिंबुलकर को अपना मेयर, मराठी में मेयर बनाया था। तो कहने की बात यह है कि महाराष्ट्र भाषावार प्रांत रचना होने के बाद में मुंबई मराठियों की है, उसमें कोई दो राह नहीं है, दो मत नहीं है। तो आज तक मुंबई में मराठी मेयर ही बने हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात। तो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आए और बोले आमका ठाकरे ब्रांड आहे आमचा आणि आपण आता महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये मराठी मेयर आणू। इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने बहुत अच्छा कहा कि हम हिंदू मराठी को मेयर बनाएंगे। लेकिन मुकेश गांधी साहब, यहाँ पर एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। आप तो भली भांति इस चीज से वाकिफ हैं, अंबेडकर साहब को भी मैं याद दिला दूं। सर, बालासाहेब ठाकरे मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन राज्यसभा में किसको भेजा? चंद्रिका कीनिया को, याद है? राज्यसभा में किसको भेजा? मुकेश पटेल को। राज्यसभा में किसको भेजा? संजय डालमिया को। राज्यसभा में किसको भेजा? प्रीतीश नंदी को। राज्यसभा में किसको भेजा? आखिर में चलिए संजय निरुपम उनकी पार्टी का थे, इसलिए भेज दिया। तो कहां गया मराठी मानुस उस वक्त? आप बताइए ना सर, ये कितने मराठी हैं इसमें से जितने मैंने नाम लिए? आप बताइए ना सर, ये क्या है? मतलब दिस इज नॉट डन सर। और वैसे भी मेरा ये मानना है, कोई भी पूरे भारत का कोई भी नागरिक कहीं पर भी हो, वो भारतीय है। हम सब लोग इंडियन हैं सर, सबसे पहले लेट्स बी वेरी क्लियर। जैसे कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, एंड आई एग्री विद देम, जब पहलगाम के आगे आतंकवादी हमला हुआ था, ये पूछ करके मारा था कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। हिंदू हो ठाए सीधा गोली, ये नहीं पूछा था कि तुम राजपूत हो, वैश्य हो, बनिए हो, पासी मराठी हो, कौन हो, मराठी हो, पंजाबी हो, कौन हो, नहीं पूछा था, मार दिया था। तो ये आई थिंक वी शुड गेट अबव ऑल दिस। आई थिंक व्हाट देवेंद्र फडणवीस हैज डन
क्या है कि उन्होंने नैरेटिव चेंज कर दिया, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। दिस इज व्हाट इज राजीव जी, दिस इज व्हाट राजीव जी, इज आपने टॉट। जब अभी कहा ना कि जी। बाला साहब ठाकरे जी ने, हेलो, बोलिए बोलिए। आपने कहा ना बाला साहब ठाकरे जी ने चंद्रिका केनिया से लेके सबको जी, राज्यसभा का राज्यसभा बताया। भेजा। अब मैंने बाला साहब जी को कहा था उस टाइम में कि सर, आप पहले महाराष्ट्र में महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार करके मराठियों का सम्मान कीजिए, जी। और उसमें से कोई आदमी को सिलेक्ट करके राज्यसभा में भेजेंगे तो शिवसेना का गौरव बढ़ेगा। पर उस वक्त में बाला साहब ठाकरे जी एक और महाराष्ट्र में मराठियों का न्यूट्रलाइजेशन करना चाहते थे, उनका प्यार जीतना चाहते थे, जी। और दूसरी ओर उनको अलग लेवल के ऊपर अलग लोगों में अपनी पहचान बनानी थी। जो पहचान बनाने का उन्होंने प्रयत्न किया, पर आज सोनी टू से मैं बाला साहब के बहुत करीब था, उनसे शिवसेना को कोई फायदा नहीं हुआ। और आज उद्धव ठाकरे ने वही लाइन पे चला और उसने चतुर्वेदी लेडी को, कांग्रेस से आई हुई लेडी को अपनी राज्यसभा की सीट दे दी, यस सर। प्रवक्ता बना दी। जी ये सिलसिला चलने से ही शिवसेना का डाउनफॉल हुआ है। जी। अंबेडकर साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूं, राज ठाकरे, उद्धव ब्रांड ठाकरे, उन्होंने एक मामू करके फॉर्मूला निकाला था। मामू, मां मराठी, MU मुसलमान, मराठी मुसलमान। क्या दिस वाज अ वेरी बैड स्टेप फ्रॉम देम दैट फर्दर पुश देम अवे फ्रॉम हिंदुत्व? हिंदुत्व के एजेंडा से, बाला साहब ठाकरे जी के विचार से क्या उनको और दूर कर दिया? और लोगों वन ऑफ द रीजंस, मेजर रीजंस फॉर देयर डिक्लाइन, किस प्रकार से अंबेडकर साहब देखते हो मराठी मुस्लिम कॉम्बिनेशन? डेफिनेटली इट इज ए मेजर रीजन। आप देखेंगे तो पुणे में एक इंसिडेंट हुआ था इस इलेक्शन में। एक पूजा जाधव नाम के व्यक्ति को, लेडी को भाजपा ने टिकट दिया था। जी। इस पूजा जाधव ने, जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ था तभी वो कश्मीर में थी, श्रीनगर में थी। उसने उधर जाके कुछ बयान दिया था कि इसमें कोई हिंदू पूछ के नहीं मारा है, ये खाली भाजपा वालों का एजेंडा है। और वो बाद में आके इधर भाजपा का टिकट ले लिया किसी के पहचान से, जो भी रहेगा उसका। तो भाजपा के पूरे लोग, और भाजपा छोड़ दीजिए, पुणे के पूरे मतदार इकट्ठा है। और उन्होंने सोशल मीडिया पे इतना कैंपेन चलाया, मैं भी उसमें शामिल था। और मैं पुणे के जो प्रमुख है हमारे मुरलीधर मोहोळ, उनको मैंने पर्सनली मैसेज भी डाला था कि दिस इज ए वेरी सेंसिटिव इशू, और तुम इसका जो ये दिया है कैंडिडेचर वो विड्रॉ करो। तो जिस दिन उनको कैंडिडेचर देके उन्होंने फॉर्म भरा, तीसरे दिन उनको फॉर्म विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि द पब्लिक अप्रोर इज वेरी स्ट्रांग, वाज वेरी स्ट्रांग। सो मेरा कहने का पॉइंट ऐसा है कि जो नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स है वो अभी ऑन द राइज है। और ये जो बात है ये मार्केटिंग वालों को समझ में नहीं आती। ये जो ठाकरे बंधु है, इनका जमीनी से कोई मतलब नहीं है। ये बाहर जो सामान्य कार्यकर्ता है, उनके कार्यकर्ताओं को सामान्य भी मिलते नहीं है। आपने देखा रहेगा वो एक जब उनके ऊपर वो राणा ने कुछ एक्शन किया था, तभी एक नवनीत राणा अजी फेमस में आई थी जी। अजी फेमस हो गई थी उनके बाजू में बात करने के लिए। अभी परसों इस इलेक्शन में उस आजी ने उनके घर के सामने आके आंदोलन चलाया कि मुझे जो प्रॉमिस किया था, वो आजी, फायर आजी बोलते थे उसको सोशल मीडिया में, वो फायर आजी को दूसरे दिन उद्धव जी जाके घर में मिले, उसको कुछ प्रॉमिसेस किए। 2 साल होने को आए, उन्होंने कुछ भी प्रॉमिस ये नहीं किया। तो वो आजी आके इस इलेक्शन में उनके घर के सामने आंदोलन कर रही थी, वो भी सोशल मीडिया ने दिखाया। तो इनका जमीनी से कोई कनेक्ट नहीं है। ये कोई कंसल्टेंट को पकड़ के कोई भी मुद्दे लाते हैं। और सर कांग्रेस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप सर? बिकॉज लास्ट टाइम द कांग्रेस गॉट 31 सीट्स and Mr. Sanjay Nirupam was asked to resign. He was told that it is the worst performance of the Congress. They didn't realize that they are going to go one step better this time. I think they are leading in about 20 or 21 seats. So, would you like to say something about the Congress, sir? सर, कांग्रेस का डिलेमा अभी ऐसा हो गया है कि पहले वो माइनॉरिटी वोट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने इस इलेक्शन के रिजल्ट को बारकाई से देखा तो कई कारपोरेशन में एमआईएम ने अपने खाते बनाए हैं जिधर एमआईएम पहले से नहीं था। जैसा कि उदाहरण के तौर पे सोलापुर पकड़ लो, बम्बई में ज़्यादा आ गए, औरंगाबाद में ज़्यादा आ गए। तो हर कारपोरेशन में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कांग्रेस से अलग हो गई है। ये जो कांग्रेस का स्टांस है कि हम उनके एकमेव पार्टी है,
कि जिसके लिए वो वोट करेंगे, तो ना तो उद्धव ठाकरे ना तो कांग्रेस, दोनों को इस इलेक्शन में मुस्लिमों ने वोट किया है। मुस्लिमों ने जिस एमआईएम को लास्ट इलेक्शन में नकारा था, उस एमआईएम को पकड़ के एमआईएम को बड़ा बनाया। आप टैली निकाल के देख लीजिए, एक अलग से प्रोग्राम कर लीजिए, क्योंकि इट्स ए ओनली शॉकिंग इंसिडेंट इन दिस इलेक्शन कि एमआईएम इतने शहरों में कैसे क्या आ गई। एमआईएम एक बाहर की पार्टी है, और कांग्रेस का जो वोटर बेस था मुस्लिमों में, राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो वोटर बेस था, पहले हमने बात किया कि अजित पवार साहब भी मुस्लिम वोट के लिए, जैसा आपने बताया कि वो जो उनका मलिक है उसको मुंबई के मुस्लिमों ने नकारा है, उसकी Yes, sir. लड़की या हाँ, उसकी लड़की या कोई रिलेटिव जो परास्त हो गए, वो हार गए हैं। Yes. तो ये सब चीज ऐसा बताती है कि मुस्लिम हैव रियलाइज कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस उनके लिए पार्टी नहीं है। दोनों हार गए तो सर, अभी उनकी बहन भी और उनके भाई भी, दोनों और जी। उनका जब जो बैकिंग है वो एमआईएम की तरफ चले गया। अभी जी। वो टिकेगा नहीं टिकेगा, एमआईएम भी कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है, मगर वो ये इलेक्शन का बिग टेक अवे है, उसके लिए आप अलग से प्रोग्राम But the fact remains that there are lots of Muslims in lots of places. Like for example in Sholapur, there are a couple of Muslims who have actually won on the BJP ticket. There are lots of Muslims who have won from the BJP. one or two. Yes, one or two, not many, but still. But that shows there is a change coming. Let's be very, very clear. Whereas earlier Muslims never even used to look at the BJP. Today you have Muslim candidates who are coming along and who are actually supporting the BJP. That's a huge change, sir. That's a very big change. Very frankly speaking, and I think that is because of people like, for example, I don't know whether he's your neighbor or not, Ali Daruwala Sahab. He is in Pune. He is the head of the minority cell. He's been working with Indresh Kumar ji for such a long time. तो बहुत काम कर रहे हैं वो, तो बहुत जबरदस्त काम हो रहा है सर, ऐसी बात नहीं है. And the outreach of Prime Minister Modi towards the Muslims, as he says, the Muslims are divided actually into three categories. The main categories are two: Ashraf and Azlaf. भाई अशराफ जितने हैं, जितने सिद्दीकी हो गए, शेख हो गए, सैयद हो गए, यानी पठान हो गए, खान हो गए, शेरवानी हो गए, ये सब लोग जो हैं अभी तक आपको कंट्रोल कर रहे थे. बाकी जो हैं बेचारे सलमानी, अंसारी, इन लोगों की तरफ कोई देख ही नहीं रहा था. सो उनको पसमंदा कहते हैं, पासबंदा मुसलमान. एब्सोल्युटली, एज ही सेड, यू आर द लोअर कास्ट अमंग द मुस्लिम्स. The only party which can take care of you is the BJP. So quite a few have gravitated towards the BJP, which is fantastic. Well, and I think it points the way forward, because these are the people, by the way, and this is again for our viewers, ये दोबारा दर्शकों के लिए है. पासबंदा मुसलमानों ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पुरखे जो है वो अरेबिया से आए थे या तुर्की से आए थे या पर्शिया से आए थे, ईरान से आए थे. वो सब कहते भाई हम तो यहीं थे और हम लोगों ने धर्मांतरण किया यहाँ पे, हम यहीं हैं, हिंदुस्तानी हैं. जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दिस सर? यस सर, इसका बिगेस्ट इफेक्ट यदि मिलता है जी. तो उत्तर प्रदेश के स्टेट इलेक्शन में मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है. उस दिशा में भी कोई काम चालू है, और उस काम का लास्ट यूपी इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि हमने 850 पसमंदा मुस्लिमों को उम्मीदवारी दी थी अलग अलग निकाय में, निकाय चुनाव में. Wonderful. मगर स्टेट इलेक्शन में उसका इफेक्ट पड़ेगा इस साल में, ऐसा मुझे लगता है. Wonderful. We got Shaira Sheikh from Solapur connected, and Dr. Surendra. I'll just finish with one question. अंबेडकर साहब, जो एलिगेशंस राज ठाकरे जी ने कहा कि वन स्टेट वन बिजनेसमैन, आपने तीसरा एयरपोर्ट भी वहां पर वधावन पोर्ट में, जो जरूरत राज ठाकरे जी के हिसाब से जरूरत नहीं था, बट आपने किया. और आप तीसरा भी मुंबई एयरपोर्ट विद अडानी, नवी मुंबई विद अडानी, अब वधावन एयरपोर्ट ऑल्सो विद अडानी, ये जरूरत नहीं था ठाकरे जी के, राज ठाकरे जी के साथ हिसाब से. अंबेडकर साहब, यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? वो पहले जो था वो दूसरे कंपनी के जीवीके के साथ था बम्बई एयरपोर्ट, वो लोन भर नहीं सके तो अडानी ने वो परचेस किया, उसमें हमारा कुछ संबंध नहीं है. दूसरी बात ऐसी है कि वाडवड में जो पोर्ट बनेगा उससे नवी मुंबई का पोर्ट कम होगा, ये जो है उनका स्टडी नहीं है. जब एयर कार्गो को इतना बढ़ावा मिल रहा है तो उसके लिए एयरपोर्ट होना साथ में जरूरी रहता है. और वडावन पोर्ट जो है, ये वडावन पोर्ट एक दुनिया का नंबरी पोर्ट बनेगा, क्योंकि उधर का जो डीप ड्राफ्ट है उसमें वर्ल्ड के बिगेस्ट जो शिप है वो उधर लग सकेंगे, उधर काम कर सकेंगे. तो उसके लिए जो शिप का क्रू रहता है, बाद में शिप में जो शिफ्ट होती है, उसके लिए उधर एयरपोर्ट छोटा सा बनाएंगे. वो कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं रहेगा, मगर तीसरा एयरपोर्ट उधर होना बहुत जरूरी है. And Vadavan port, by the way, will be the one port in India
which will be able to accommodate among the biggest tankers also in the world. That is the whole point. So till today, दुबई जैसी no, sir, till today, Mukesh Gandhi साहब, till today, we don't have such a port. मुकेश गांधी साहब, we don't have such a port at the moment in India. हिंदुस्तान में ऐसा और कोई पोर्ट नहीं है. We need it. अगर आपको शिपिंग लेन्स, अगर आपको ट्रेड में आगे बढ़ना है, you need such a port. But in any event, I'm coming back to you, sir. Sir, I'm coming back to you. Sir, 1 second, sir. मुकेश गांधी साहब, 1 second. Mukesh Gandhi साहब, let me go to Saira Sheikh ji. Saira Sheikh ji is at the moment with us from Sholapur. She is from the BJP and she is just one. Saira Sheikh ji, बहुत-बहुत मुबारक हो आपको. शोलापुर से जीते आप. थैंक यू सर. Thank you very much for joining us. Great pleasure. और शोलापुर में बीजेपी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे हो गई? अभी तक तो लग रहा था कि ऊपर नीचे हो रहा है. ये कैसे हो गया? जरा बताएं इसके बारे में. कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को प्लीज. सायरा शेख जी. सोलापुर से ना बीजेपी आई है, एक हाथी सत्ता आई है यहाँ पर. बाकी सारी पार्टियां सो गई है वहाँ पे. कांग्रेस की सिर्फ 3 आई है, शिवसेना की भी सिर्फ 3 आए हैं और बाकी एमआईएम है हमारे पास आज. लेकिन जी बोलिए. ज्यादा से ज्यादा एक हाथी सत्ता हमारी बीजेपी की आई हुई है यहाँ पे. जी दो उसके पीछे क्या वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है कि पिछले 5 सालों से हम लोग बीजेपी का काम अच्छे तरह से कर रहे थे. प्लानिंग बहुत अच्छी थी हमारी, सिस्टम से काम हो रहा था यहाँ पर और इसीलिए लोगों ने हमको चुन के दिया है. सायरा जी, बात यह है कि हम चर्चा करें शोलापुर में पानी 8 दिन में एक बार वाटर इज कमिंग देयर. तो क्या आपके मैनिफेस्टो में कुछ था कि लोग उससे प्रेरित हो गए? आपने क्या प्रॉमिस किया है? कैसे पानी लाओगे वहां पर? हाँ सर, अभी हमारे समांतर जलवाहिनी का प्रोजेक्ट आया हुआ है. अभी वो कंप्लीट होने ही वाला है. अभी वो शुरू हो जाएगा. पानी का भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी जी. मगर अभी 8 दिन में एक बार आ रहा है सायरा जी. इट्स अभी यस. तो और डेवलपमेंट प्लान जैसे मुंबई में अफोर्डेबल हाउसिंग 40,000 घरे और 7 साल में स्लम फ्री मुंबई का दावा फडणवीस साहब ने किया. बहुत इफेक्ट हो गया था मुंबई इलेक्टोरेट पे. वहां शोलापुर में क्या वादे थे आपके? सोलापुर में भी घरों का यहाँ पर किया है. म्हाडा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है यहाँ पर, कंप्लीट होने ही वाला है वो भी अभी. लेकिन स्मार्ट सोलापुर जो बनाया जा रहा था उसका भी बहुत अच्छी तरह से जो विकास होना चाहिए था वो सोलापुर में हो रहा है. तभी तो जनता चुनकर दे रही है ना. तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सायरा शेख जी, मुझे मालूम है आपके पास वक्त जरा कम है, आपको जाना है, वो मतलब लोग आपका सत्कार करने के लिए इंतजार कर रहे होंगे, विजय यात्रा, मुझे मालूम है. लेकिन आप ये बताएं कि शोलापुर से विजय सिंह मोहिते पाटिल साहब आते हैं, सुनील कुमार शिंदे साहब आते हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, उन्होंने क्या किया सोलापुर के लिए? पानी तक नहीं पहुंचा पाए. आप बताइए ना, मतलब ये क्या है? सायरा शेख जी बोलिए ना प्लीज. सर मैं फिर से जानना चाहूंगी आपको क्या बोलना है सुशील कुमार शिंदे, विजय सिंह मोहिते पाटिल के बारे में. मैं ये जानना चाहता हूँ, ये शोलापुर से आते हैं, वो पानी तक नहीं, शोलापुर में पानी तक नहीं दिलवा पाए. अरे वो तो मुख्यमंत्री थे. तो फिर भी नहीं हो पाया. बताइए, बोलिए. बिल्कुल सर, शिंदे साहब ने ना सोलापुर का कुछ विकास किया ही नहीं है. उन्होंने यहाँ के जनता की तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं है. इसीलिए तो सोलापुर पीछे रहेगा. इसीलिए कांग्रेस को नाकारा है लोगों ने यहाँ पर. कांग्रेस को इतने साल देने के बावजूद कांग्रेस ने कोई भी विकास नहीं किया है. ना पानी का प्रश्न उन्होंने ये किया है और ना ही जो भी यहाँ के लोगों की जरूरतें हैं उनको कंप्लीट ध्यान देने की कोई उन्होंने यहाँ पर कोशिश नहीं की है. क्या बात है साहब, क्या बात है. सायरा जी, जो बाढ़ आ गया था शोलापुर में, लोग घर चले गए, लोगों के खेत निकल गए वहां से, तो अब क्या वो सेटिस्फाइड है फडणवीस साहब के रिलीफ पैकेज से? मिले हैं लोगों को? यस सेटिस्फाइड है. जब बाढ़ आई थी ना, बाढ़ में हम लोगों ने बहुत काम किया. लोगों को उनके घरों तक अनाज के किट पहुंचाए गए. उनको हर एक को 10-10 हजार, जैसे घरों में घुसा था पानी, सिटी के अंदर की बात करूंगी मैं, उनको भी उनका जुर्माना दिया गया है. और जो खेतों में बाढ़ आई थी, जिनका नुकसान हुआ है पिकों का, वो उनको भी दिया गया है. तो सबको अपना मिल गया है, तो इसलिए लोग सेटिस्फाइड है. जरूर, जबरदस्त. क्योंकि ये लग रहा था पहले कि शोलापुर में शायद मिला जुला रिजल्ट आएगा, लेकिन ये तो क्लीन स्वीप हो गई, कोई बचा ही नहीं सामने. जबरदस्त. एक बार फिर आपको बहुत 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 मुबारक. एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. नमस्कार. और
Dr. Surena Malhotra joins us from the NCP Sharad Pawar. Dr. Malhotra, not a very good day for you in terms of number of seats. So how do you look at it, ma'am? जरा बताएं. We have to sit down and we have to do the introspection. At the same time, we are joined with Shiv Sena and Shiv Sena, Uddhav Thackeray and Manse. So we did get a very small share of seats. Yes. The number of seats are very small, and basically the seats which we really wanted, we didn't get those seats. So when you come, when we join with somebody, then we have to sort of take. Look at it that way. That's right. So, and whatever the places where we were not standing, I mean, all our Karyakartas and all, they wholeheartedly supported Shiv Sena or Manse. I mean, we did our duty. All the Karyakartas, they did their duty. They did Yes, we know. We saw how hard you were working. Yeah. And we did try to bring this issue of that Maharashtra, Mumbai Karanसाठी वाचवायला पाहिजे. That was the main thing, So we were all there for that. Ultimately, on the party lines, we'll need to sit down and think and ground reality and all. We'll have to look into that matter. Dr. Malhotra, आपके जो manifesto was superb. Combined. आपने 1 lakh affordable houses मांगे, double or nearly triple what फडणवीस साहब promise. प्रॉपर्टी टैक्स रिलीफ आपने कहा कि 500 नहीं, हम 700 स्क्वायर फीट तक प्रॉपर्टी टैक्स रिलीफ लोगों मुंबई वर्कर को दे देंगे. आपने 1500 बोले थे, 1500 रुपये डोमेस्टिक वर्कर्स को देंगे. कोली हमारे महिला है, बहन है, उनको 1500 हर महीने स्वाभिमान निधि के माध्यम से देंगे. 100 यूनिट्स फ्री बोले थे इलेक्ट्रिसिटी. इतने रोजी था, वेरी नाइस एंड रोजी. क्या यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू द ग्रास रूट तक ये पहुंचा नहीं पाए क्या? ये डेफिनेटली गया. आई मीन ऐसा नहीं है, काफी सीट्स भी आई हुई है शिवसेना की. उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनकी तो सीट्स काफी आई हुई है. ऐसा नहीं कि कट्टर की टक्कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं दे रहे. बट इसमें अभी क्या आपने देखा ही, काफी सारे इलेक्शन का भी वो सब स्याही का मामला था, काफी सारे दूसरे भी मामले थे. सो रियली व्हाट हैज हैपेंड वी डोंट रियली नो. वी हैव टू थिंक अबाउट दोस आल्सो. जो स्याही, जो जैसा इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ने बोल दिया कि जो वो ड्राई होने तक निकल सकती है, मतलब ड्राई होने के बाद नहीं निकलेगी, तो मतलब वेट होती है तो निकल जा सकती है. So this is simply, he also has agreed to that. Then lot of things, basically when you vote, why couldn't you check कि हम लोग किसको वोट दे रहे हैं, और वोट दे रहे वो वोट किसको जा रहा है. तो वीवीपैट मशीन उसका क्या मतलब, why weren't we allowed to see that? That is the main. कॉर्पोरेशन इलेक्शन में होती नहीं है वीवीपैट मशीन, जो है बहुत पहले का ही है. कॉर्पोरेशन इलेक्शन में वीवीपैट मशीन नहीं होती ना, और उसके लिए जरा लॉ को चेंज करना पड़ेगा. अगली जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन होगी उसमें आप अगर जोर डालें तो हो सकता है. वो तो करना पड़ेगा. देन दूसरी एक बात है कि ऑल द ओल्डर जनरेशन जो विधानसभा में और लोकसभा में घर में आके दे वर टेकिंग द वोट्स, तो उनको मतलब जो 80+ लोग हैं उनके लिए क्यों नहीं अलाउ किया? Why उनको they are feeling left out. They are feeling that we are not the one, हम लोग लोकशाही का हिस्सा नहीं है क्या? And those are the people. I mean, I think the 80+ people, they would be for Congress or for Shiv Sena. I suppose for Congress more. So वो सब पूरा उनका जो वोट था वो तो नहीं मिला. So these are all. अच्छा, और जब हम लोग गए थे वहाँ पे भी सब it was all a chaotic situation. The names were not there. Many of the names were put in some other booth somewhere else. And it was all very chaotic. So, बैठने को जगह. Ma'am, so have you complained about this officially, ma'am? क्योंकि आपके पास टाइम तो है, अभी कंप्लेंट कर सकते हैं आप. हाँ, कंप्लेंट तो करेंगे, definitely करेंगे. I hope you will do it officially this time. Yeah, many people were feeling very upset about it. So many said, now who will go there, who will go in that other, where will go and search, and online में जो दिख रहा है और actual list में नहीं है, ये कैसे, मतलब why wouldn't this? Even my own number was different, online में different था. आपका ही नहीं है मैडम, गणेश नाइक जी को का भी नहीं मिला था. हाँ, तो गणेश नाइक जी जो नवी मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उनका भी जो पुराना बूथ था वहां पर नहीं थे, उनको कहीं और जाना पड़ा था. I think we've lost Ambedkar साहब. हेलो अंबेडकर साहब. दोबार मतदान भी हुआ है, कई जगह पे दोबार मतदान भी हुआ है. तो ये सब चीजें देखना, it's a serious thing. Definitely it will affect many seats.
I'm not saying all, but if it definitely. ना एंड जो आपके राज ठाकरे जी कह रहे थे कि आर्बिट्रेरी रूल चेंज करना, आपने ऐसे असेंबली रूल लेके आए कि लास्ट डे तक कैंडिडेट कैन गो एंड विजिट द होम्स ऑफ हिज वोटर्स. How that after late in the evening, how they can go and visit? That's not done. मैडम तो पैसे का that was the पैसे accusation ये था कि तभी पैसे का डीलिंग हो रहा था. पैसे लेके कैंडिडेट जाएंगे और वोटर को पैसे देंगे ऑफिशियली. वो तो डेफिनेटली हुआ. उसके वीडियोस भी तो सामने आए हुए हैं. कितने दिन को पकड़ में आए, उनको मार पड़ी है. कितने वीडियोस तो आए ही हुए हैं. डेफिनेटली पैसा तो एक्सचेंज हुआ तो है. money has played a big role. I'm not saying all. There are candidates, even maybe BJP or whatever, they deserve, who have done the groundwork in their own wards, definitely have got the results. I mean, it is not that who's not done. नवाब मलिक के साइड पे भी उनके भी रिलेटिव जो है जो आ गए हैं, तो they have done the ground. कहाँ पर आए मैडम? वो तो हार गए. वो वार्ड पे काम कर. I think one has won. And Kaptan has lost. His brother has lost. His sister Kaptan has won. Kaptan Malik lost because his I think ward was a ladies ward, so the relative stood over there, and the other one was Dr. Saida Khan, so she has come. She is one. That is his sister. Yeah. And अजित राव राणे हमारे, मतलब what I'm saying is जो लोगों ने ग्राउंड मतलब जो काम किया हुआ है वार्ड में, वैसे लोग भी आए हुए हैं. बट these things जो हो गया है, जो गड़बड़ हो गया है, ये सब भी नकारा नहीं जा सकता. उसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा, because that can also influence many votes. No, but ये जो आपने काम money changing hands and money influencing voters, do you think this is a dangerous trend? A dangerous trend because लोग बिना पैसे के वोट देने नहीं आएंगे. अभी we have seen maximum of votes. पैसा चाहिए. लोगों को लगता है कि मतलब many people think कि अब ये this is a time to earn money. You know, अभी ऐसा हो गया है कि this is the time to earn money. It is a question of bargaining. ये सब चीजें होती है. It's a reality. जी, इसमें कोई दो राय नहीं है. तो बीजेपी was the most fortified to pay money. बिकॉज बाकी किसी के पास इतना पैसा नहीं था. भारतीय जनता पार्टी के बहुत पैसा था, जबरदस्त तरीके से घर घर तक पैसे पहुंचाए. दिस इज द एलिगेशन, डॉक्टर मल्होत्रा. Yes, this is the allegation. We have seen the videos where the जो निवडणूक पत्रक है उसके बीच में पैसे डाल के दे रहे हैं, एंड ये सब चीजें तो देखी हुई है. तो मनी पावर है. But ma'am, BJP says they have learned it from you. BJP कहती है कि उन्होंने कुछ भी बोलते रहते हैं. उन्होंने शरद पवार जी से सीखा है. ऐसा बोलते हैं. कुछ भी बोलते रहते हैं. उनको बोलने में क्या है? They can talk anything. लेकिन एक चीज है मैम, डॉक्टर मल्होत्रा, हमने आपको देखा काम करते हुए, and salute to you. You've really worked so hard. My God, congratulations. Really and truly, you must be very, very tired. Irrespective of the result, आपकी तरफ और आपका जो पूरा ग्रुप था जिसमें आप जा रहे थे हर जगह पे, उनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता. आपने बहुत मेहनत करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम इज दैट इन टर्म्स ऑफ मुंबई, एनसीपी नेवर हैड अ वेरी बिग प्रेजेंस हियर. लेट्स बी वेरी क्लियर. आज तक आपकी जो ज्यादा सीट्स नहीं आई हैं, मैक्सिमम आई थिंक छगन भुजबल साहब जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब शायद 10 आई थी, 10 या 11 आई. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच मुंबई में एनसीपी, भले वो अजीत दादा पवार हो, शरद पवार, उनकी कुछ नहीं आई. बट पुणे वॉज अ बिग शॉकर. वी थॉट, मतलब जैसे लोग बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे, लोग बोल रहे थे कि अजीत दादा पवार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, ये कहा जा रहा था. आप बताएं मैम. पुणे में डेफिनेटली क्या हुआ है, ट्रूली वोटिंग का कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या हुआ, ये सब देखना पड़ेगा. दिस विल हैव टू बी स्टडीड, बिकॉज इवन वी डिडंट एक्सपेक्ट दैट. वी थॉट कि पुणे में तो डेफिनेटली दो पवार साथ में आ रहे हैं, तो दो शक्ति साथ में आ रही है. उन्होंने काम किया हुआ है, लोगों के लिए वह काम किया हुआ है. पवार साहब का जनसंपर्क, सुप्रिया ताई की द वे ऑफ वर्किंग वे, एंड अजित दादा. So it was a fantastic combination, in fact, for the betterment of the people of Pune. We don't know what really happened. We have to really sit down, think about this whole thing. That's right, and also Pimpri Chinchwad. In fact, the other day we had Ali Daruwala साहब from the BJP with us, और अली दारूवाला साहब ये बोल रहे थे कि जो भी रिजल्ट आए, कुछ भी आए, पिंपरी चिंचवड़ में जिस तरीके से अजीत दादा ने काम किया है, मैं प्रपोजल दूंगा देवेंद्र फडणवीस साहब को कि हमारे बीजेपी के लोग वहां पर जाएं स्टडी करने के लिए कि पिंपरी चिंचवड़ में जो डेवलपमेंट हुई है, तो इतनी डेवलपमेंट अगर किसी ने करी है तो अभी हार कैसे गए? मतलब जरा कुछ यही सब तो बातें होती है ना कि देन यू थिंक अबाउट इट कि ये क्या, मतलब हैंकी पैंकी क्या चल रहा है.
Yeah, what is going on behind? So let me go to मुकेश गांधी साहब। मुकेश गांधी साहब, आप बताएं, आपके बड़े अच्छे मित्र अली दारूवाला साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने खुद कहा ये कि यार पिंपरी चिंचवड़ में जो अजीत दादा ने वहां पर जो डेवलपमेंट करी है वो देखने लायक है, एंड आई वुड लाइक द बीजेपी कॉर्पोरेटर्स टू गो देयर एंड लर्न फ्रॉम हिम एज टू हाउ अ सिटी शुड बी डेवलप्ड। और वहां पे भी अजीत दादा मतलब हार गए सर। आप बताएं मुकेश गांधी साहब। सर, पिंपरी चिंचवड़ में अजीत दादा ने इतना अच्छा काम किया है कि जो बेमिसाल है, दूसरी कॉर्पोरेशनों को उनको फॉलो करना चाहिए, इतना अच्छा काम किया था। पर बीजेपी ने उनको ट्रैक में कैसे ले लिया कि इन्होंने, अजीत दादा ने पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी का भ्रष्टाचार निकालने का एक प्रकरण निकाला और उसमें उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशन बीजेपी के ऊपर डाल दिए जी। ये डालने के बाद में बीजेपी ने सामने बावनकुले ने रिएक्ट करके कहा कि आपकी फाइल अभी तक खुली है, बंद नहीं हो गई है। और ये सब जो घटनाक्रम बना और बीच में ही पार्थ पवार का घटनाक्रम बना था, तो ये सब कनेक्ट हो गया। और अजीत दादा जैसे ऑनेस्ट आदमी को भी एक इलेक्शन के माहौल में कुछ प्रेजेंटेशन करने की बात करना चाहते थे, पर बात करने गए एक और रिएक्शन हो गया दूसरा, और उसके कारण पूरे भ्रष्टाचार के मामले के, मैंने तो वीडियो पे, फेसबुक पे और उसमें मैं देखता था इंटरनेट पे कि अजीत पवार और शरद पवार जी का दोनों की भ्रष्टाचार की इतनी वीडियो बीजेपी ने वायरल कर दी कि इससे पूरी जो माहौल था वो अजीत दादा के फेवर में से निकलते जा रहा था। तो क्यों ऐसा किया उन्होंने सर, ये तो बताइए। पिंपरी चिंचवड़ में अजीत दादा को फेलियर मिलेगी, तो अजीत दादा को ये बोलने की जरूरत क्या पड़ गई? अरे सर, आप मुझे ये बताइए ना, बाकी सब चीज छोड़िए। यू नो अजीत दादा वेरी वेल, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं उनको। हाँ जी। वैसे उनका स्टाइल है बोलने का, भाई देखो पैसा मेरे पास है, वोट तुम्हारे पास है, अगर वोट नहीं दोगे तो पैसा नहीं दूंगा, इस तरीके से बोलते हैं वो स्टाइल है उनका। लेकिन यू कांट अटैक से देवेंद्र फडणवीस और द बीजेपी। अब अगर आप बीजेपी आपके पार्टनर है, सीनियर पार्टनर, बाकी स्टेट में तो सीनियर पार्टनर है ना, अगर आप बोलते हैं कि बीजेपी का भी भ्रष्टाचार है, अगर इस तरीके से बोलेंगे तो बीजेपी तो अटैक करेगी ना सर, कोई चुप तो नहीं रहेगा। देखिए राजीव जी, अजीत दादा जी का यही मिस्टेक हो गई है दो तीन बात में। पहली मिस्टेक के उनको भ्रष्टाचार के बारे में देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आज भी कोई भी प्रूवन भ्रष्टाचार की कोई भी मैटर हुई नहीं है, और उसके ऊपर तुम अटैक करोगे तो लोग तुम एक उंगली देवेंद्र फडणवीस पे डालोगे तो 4 उंगलियां तुम्हारे और चली गई। और दूसरी बात, वैसे ही अजीत दादा ने बीजेपी के साथ रहने के बाद में भी मुस्लिम तुष्टीकरण का जो कार्यक्रम चालू रखा और अपनी बात को बहुत गर्व से कहने लगे हमारे सारे नेता। इसके कारण एनसीपी का ग्राउंड रूप से पूरा कनेक्शन टूट गया। और मैं तो ये कहता हूं कि ये जो मुंबई महाराष्ट्र की कॉरपोरेशन की जितनी इलेक्शन हुई है वो टोटली हिंदू रिवाइवल वोटर्स की हुई है, और उसमें ये ट्रेंड को अजीत दादा ने पकड़ा नहीं, बस वो अपनी रफ्तार से अपने मूड में चलते गए, किसी का सुना नहीं। और आज मैं भले अजीत दादा की पार्टी में हूं, पर मुझे दुख होता है कि इतने बड़े गजावर नेता है, इतने बड़े शक्तिमान नेता है, इतनी बड़ी कैपेसिटी रखने वाले नेता है, पर वो कौन सा प्रवाह कहाँ चल रहा है उसका उनकी समझ उनको आई नहीं, और वो अपनी बस मुड़ में चले गए। क्रिमिनल्स को दिया, कहते हैं ना ऐसा हो गया, क्रिमिनल्स वैसे कैसे हो गए और कैसे ऐसे वैसे हो गए। पिंपरी चिंचवड़ में क्रिमिनल, डेंजरस क्रिमिनल को टिकट दिया, उनके घर वाले को दिया वाइफ में, और जस्टिफाई करने के लिए अजित पवार जी ने कहा 70,000 करोड़ का आरोप मुझ पर है, मगर मैं कहा हूं, मैं उन्हीं के साथ बैठकर सरकार चला रहा हूं जिसने आरोप किया था। दिस डिडंट गो वेल। गांधी साहब, ये आप क्रिमिनलाइजेशन नंबर 1, गुंडों को टिकट देना, गुंडे बदमाशों को टिकट देना, उसके ऊपर उनको जस्टिफाई करना, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक ये क्लियर है, सेफ है। और एग्जाम्पल खुद का देना कि 70,000 करोड़ का घपला मेरे पर आरोप है, और जिसने आरोप लगा मैं उनके साथ सरकार चला रहा हूं। तो आई डोंट थिंक लोग कंफ्यूज है, क्या बोल रहे हैं? आर यू जस्टिफाइंग करप्शन? आर यू जस्टिफाइंग गुंडागर्दी? आर यू जस्टिफाइंग क्रिमिनल एलिमेंट्स इन पॉलिटिक्स? ये बहुत बड़ा एक फैक्टर था
गांधी साहब, प्रदीप जी, यही अजीत पवार की मिस्टेक हो गई। 70,000 करोड़ का कौभांड लोग भूल गए थे और उन्होंने खुद ने उसको उजागर कर दिया। और साथ में जो कैंडिडेट का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्रिमिनल है, भ्रष्टाचारी है, उनको उन्होंने सपोर्ट करने के लिए अपने गिरेबान को गिरा दिया। इतना कोई नेता इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं करता जो मिस्टेक अजीत दादा से हो गई। चलिए, मैं इन्होंने आपसे एक ये सवाल बोल पूछता हूं करके सर। पूरे माहौल को खत्म कर दिया। सर, आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, लोगों को मुकेश अपने गांधी साहब। अनफेवर में बना दिया। चलिए मुकेश गांधी साहब, अजीत दादा पवार विल रिकवर, and if he does not recover, he can always go to शरद पवार साहब and he can seek his advice। ऐसी क्या बात है? शरद पवार साहब उनको गाइड करेंगे कि भैया तू क्या 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 बोल रहा है, जरा अपना देखिए, उन्होंने भी एक मिस्टेक की राजीव जी, कि जब किसी ने पूछा कि मोदी जी देवेंद्र फडणवीस है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास शरद पवार जी है कि जिनको मोदी से भी बड़ा आदमी है शरद पवार, और शरद पवार को ऐसा है वैसा है करके किया। तो लोगों के नजर में क्या हो गया सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिठा दी उन्होंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा सर। वो जो उन्होंने देखो सर जो करप्शन का चार्ज, बड़े नेता होते हैं वो कभी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, उसमें हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को सफर करना पड़ता है। लेकिन मुकेश गांधी साहब, मैं कोई और सवाल पूछ रहा हूं आपसे। जहां तक अजीत दादा पवार साहब का सवाल है, परहैप्स शरद पवार साहब कैन गाइड हिम एंड टेल हिम व्हेन टू कीप क्वाइट, कि भाई साहब कब सबसे बड़े नेता में सबसे बड़ी क्वालिटी होती है जो शरद पवार जी में है, कि जबान कब बंद रखनी है, वो शरद पवार में है सर। लेकिन मैं सवाल आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। अभी क्या हो गया, उसके बाद आई लास्ट डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा ऑल्सो टू कम इन ऑन दिस। प्रॉब्लम इज सर, प्रॉब्लम फॉर अदर पार्टीज, नॉट फॉर द बीजेपी। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के बाद कंसोलिडेशन हुआ है। नाउ बीजेपी इज वेरी कॉन्फिडेंट। अब तो बीजेपी बोल रहे हैं हम तो तमिलनाडु भी जीतेंगे और बंगाल भी जीतेंगे। आप इसको वैसे तो मुकेश गांधी साहब, उसके बाद मैं चाहूंगा डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा भी इस पर बात करें। महाराष्ट्र की इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन में जीत, उसके पहले परिषद और पंचायत के चुनाव में भी बहुत बड़ी जीत हुई, बट दिस इज बिकॉज इट इज मोर ग्लैमरस। कॉर्पोरेशन हैं, बहुत बड़ी है, बजट ज्यादा है, तो इसके ऊपर लोग जरा ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन परिषद और पंचायत में भी बहुत बड़ी जीत रही है सर। अब क्या हुआ है कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है कि ममता जी को भी हम हरा सकते हैं। अब आप बोले सर। देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी घटना तो क्या हुई कि पहले उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे सब बोलते थे, कांग्रेस वाले बोलते थे कि ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी आएंगे और प्रचार करेंगे, पर ये इलेक्शन पूरा टोटल देवेंद्र फडणवीस ने अपने कंधों पे लेकर के महाराष्ट्र में बीजेपी को जिताया जी। और उसके सामने हमारी पार्टी के लोगों ने जो काम करना चाहिए, जो एक वाक्यता होनी चाहिए, सब अपने अपने इलाकों में जाकर के बैठ गए, पर एक सर्वांगी नेतृत्व जो पूरे महाराष्ट्र में फैलना चाहिए वो फैला नहीं। उसके कारण आज हमारी एनसीपी की, कांग्रेस की, उद्धव ठाकरे की, सब पार्टियों का इसमें सफाया हो गया है। ये बहुत दुख की बात है जी। डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, Dr. Malhotra, I want to ask you the two or three decisions that we see that देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी took। एक तो पगड़ी सिस्टम जो है ना, उनको खत्म करके उनको बोला पगड़ी रीडेवलपमेंट चालू कर दो, एक जीआर पास कर दिया। सो नियरली at least in South Mumbai around 2,000-3,000 buildings, old buildings which were in a very dilapidated state, ready to break down and fall, they got a relief. Second, OC करीबन 20,000 बिल्डिंग OC का है जिसको OC नहीं मिला है मुंबई एंड एडजॉइनिंग एरियाज। वहां उन्होंने कहा कि OC हम लोग सबको दे देंगे विद इन दिस पर्टिकुलर गाइडलाइंस। एंड तीसरा, स्लम फ्री मुंबई within 7 years. Do you think this was a revolutionary decision जो उन्होंने कहा कि revolutionary thought process of decision making, किस प्रकार से देखें? Do you think it went very well with the people? Dr. Malhotra. With the people, I mean, when everybody heard, everybody wanted to know more about the what is the talk being talked and pagdi system kya hai, it's like a person, nobody used to talk about pagdi system. It was something like, okay, pagdi ka all gadbad, what to do about it. So everybody did think that, okay, there'll be good solutions and all that. So people did wake up to that the topic, So definitely, and slum free and all, people like to hear that. See, but at the same time, people also know that BJP also talks a lot, that we have seen, and how many things really practically come out. So slum free is not practical. slum free तो होने वाला नहीं है।
स्लम फ्री कहां से होगा? बट ओसी वाज अ वेरी लैंडमार्क, 20,000 बिल्डिंग्स एटलीस्ट मुंबई में अफेक्टेड है ओसी बिना। एक That was ऐसा great. दैट वाज बिग। That was great. That was और great. हम लोग बजाज साहब हम लोग ने शो किया साउथ मुंबई में, यू नो डेंजरस ओल्ड बिल्डिंग्स, करीबन 2-3 हजार बिल्डिंग्स है वहां पर रेडी टू फॉल एंड देयर वाज नो सॉल्यूशन। वो पगड़ी सिस्टम में है, लैंडलॉर्ड परमिशन नहीं दे रहा है। नहीं, ये काम बहुत अच्छा किया है फडणवीस ने। ये जो दो पगड़ी सिस्टम का जो लॉ पास किया है, उससे मैं तो साउथ मुंबई में मेरी ऑफिस है, हमारे बिल्डिंग भी जर्जरित पड़े हुए कितने, और इसके लिए बहुत लोगों को। अरे उसके अलावा हाउस गलीज जो हैं दे डोंट गेट क्लीन आल्सो। 14-15 दिन कचरा नहीं उठता वहां से। हाउस गलीज जो है इट्स लाइक टेरिबल। वी नो व्हाट द स्टेटस इज ओवर देयर। तो पगड़ी सिस्टम मुकेश गांधी साहब किस प्रकार से लोगों को बेनिफिट करेगा, जो शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने लाए पगड़ी सिस्टम? सर इसमें क्या है कि पगड़ी सिस्टम में लैंडलॉर्ड क्या है, पुराने इन्वेस्टमेंट का बिल्डिंग होता है, उनको रेंट में इतना पैसा नहीं मिलता है, कुछ तो मिलता उनको ही नहीं। ऑनरशिप करने के लिए आज जो टेनेंट है उनको 300 से 400 महीने का जो पूरा उनका जो रेंट है वो मल्टीप्लाई करके उनके पास से मांगते हैं। माने एक 100 स्क्वायर फीट की आपकी जगह है तो उसका रेंट अगर 500 रुपया हो, अरे 100 रुपया होगा, तो उनका मल्टीप्लाई 300 से 400 टाइम, माने आपको 4-4, 5-5 लाख रुपया आप जब देंगे लैंडलॉर्ड को सब मिलकर के, बाद में वो आपको रीडेवलपमेंट का कंसेंट देता था। पर अब ये नए रेजोल्यूशन के कारण अभी सबकी कंसेंट आ गई, इवन 70%, तो भी वो बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट कर सकते हैं और गिरा के अपना नया ऑफिस बना सकते हैं, अपना नया घर बना सकते हैं। ये कायदे से पुराने साउथ मुंबई का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इससे पूरा साउथ मुंबई में इससे एक तरफ कोस्टल रोड बना है, ये फ्रीवे बना है, कनेक्शन भिंडी बाजार के ऊपर से उधर से बीटी से लेकर के, और ये जब साउथ मुंबई का ये पूरा ये जो माहौल चेंज होगा ना, तो आप देखना कि मुंबई विल लाइक अ वेरी बिग सिटी है, वेरी ग्लोबी सिटी। I hope so too because the Pagdi system in South Bombay has kept South Bombay in a time warp. वहीं पर है वो अभी तक। क्या है कि पहले के जो किराए हैं कोई 215 रुपए, 220 रुपए, 250 रुपए, और क्या होता है कि उसमें दे मेक देयर मनी व्हेन देयर इज अ सेल। जब सेल होती है तब उनको पैसे मिलते हैं। तो ये पूरी मरीन ड्राइव भी ऐसी है सर, कोलाबा में सारी की सारी बिल्डिंग ऐसी हैं, कई जगह मलाबार हिल में भी ऐसी है। अभी क्या है कि कॉर्पोरेशन की लीज जो है ना, वो भी आज जो आप नरीमन पॉइंट की जितनी बिल्डिंग है, ऑफिस है ना, वो सबकी लीज खत्म होने को आ रही है अभी। आ रही अभी वो भी नया इश्यू आने वाला है आगे, आने वाला है सर, आने वाला है। और उसके अलावा क्या है कि बाकी हर जगह पे क्या है कि इन एरियाज लाइक कोलाबा और इन एरियाज लाइक बलाटपियर, अगर आप हॉर्निमन सर्कल जाए, I'm sure कैमरा ऑन किया ना क्या? I'm sure you must have gone. I can hear Dr. Dhone. I think he's about to join us. Horniman Circle जैसे है सर, मैम जैसे Horniman Circle है, you know the buildings are sinking. Yeah. The buildings are sinking there. They sink at the rate about 1.5-2 inches every year. Do you know why? Because the sewage is rising. Over there, the drainage is rising. Why? Because that area, that part of South Mumbai was built for an X number of people. Say around 50,000 people were supposed to be working over there. आज की तारीख में वहां तो पता नहीं कितने लाख लोग काम करते हैं. So naturally that entire area is like, oof, it's in a bad state. Whichever party, I'm not concerned. All I'm concerned with is that needs to be taken care of now before there's a disaster. Dr. Dhone, welcome to the show, sir. Dr. Dhone. नमस्कार सर, नमस्कार. How are you? How are you? तो अकोला में तो सर आप बड़े खुश होंगे, मतलब अकोला में तो आप जीत गए, मैंने सुना। 10 सीटें बीजेपी की 10 सीटें कम हुई जी, और भारतीय जनता पार्टी की पहले 48 थी, अभी 38 हो गई जी, जो बहुमत से पीछे है। तो और कांग्रेस ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप खरीद फरोख्त करके बीजेपी वहां सरकार बना सकती है, लेकिन मेजोरिटी नहीं मिली जी। और तोड़ेंगे किसको? कांग्रेस सर अभी मुंबई में सब गलत दिखा रहे चैनल वाले। मुंबई में तो ऐसा दिखा रहे थे 110 आए, अभी तो सीट डिक्लेयर है, इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन चैनल वालों को बड़ी जल्दबाजी हो रही है बीजेपी को जिताने की। जी, तो उधर तोड़ फोड़ में अगर होता है हॉर्स जो कहते हैं ट्रेडिंग में, हॉर्स ट्रेडिंग अगर हुआ, तो क्या आपको लग रहा है सबसे पहले कांग्रेस, आपको कितना सीट मिला है अकोला में दोनों साहब? नहीं कहा, कांग्रेस को 21 सीट मिला है। ओके, 21 और बीजेपी को 38 है और पूरे 80 सीट है, जो 41 चाहिए
जो बीजेपी को खुद के बलबूते पे 41 नहीं मिले, 38 मिले हैं। मतलब अब कांग्रेस तोड़ेंगे। अजित दादा को एक है, शिंदे साहब को एक है। तो और एक चाहिए बस। नहीं, और एक चाहिए तो कोई गारंटी नहीं है कि वो अजित दादा का भी जो है वो अच्छा। बीजेपी को सपोर्ट करे, कोई जरूरी नहीं। और शिंदे की भी एक अकेली आई है, वो भी जरूरी नहीं कि बीजेपी को सपोर्ट करे। जी दुरुस्त लेकिन बात। वो पकड़ के भी ऐसा समझ के चलिए कि वो 40 हो जाएंगे उनके, लेकिन जो पहले 48 थे अब 38 हो गए। तो इसका उनका हार मतलब क्या है? तो उनका हार है, मगर क्या हार हो गई बीजेपी के अकोला में। जी दुरुस्त बात। बीजेपी कांग्रेस के 13 थे, कांग्रेस के 21 हो गए। जी दुरुस्त बात। आप लोगों की मेहनत है सर, बहुत बढ़िया काम किया है आप लोगों ने। लेकिन सर ये बता दीजिए कि पूरे ओवरऑल महाराष्ट्र में 25 जगह पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे सेना आगे है। अभी रिजल्ट तो अभी आए नहीं है, पूरे रिजल्ट तो कल तक ही आएंगे। इनफैक्ट द होल प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड आई थिंक बाय 15th of February। सुप्रीम कोर्ट ने भी परमिशन दे दी है कि 31 जनवरी जो पहले डेट थी वो बहुत अर्ली है, आपको 15 दिन और लगेंगे पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में। वो क्या होता है, एक वो रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, बाकी सब चीज़ें जो होती हैं, एनीवे बट दैट डज नॉट कंसर्न अस। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बीजेपी की इतनी बड़ी क्लीन स्वीप सर, मतलब महाराष्ट्र में। नहीं सर, ऐसा है कि लोगों के दिल में रहता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। हमारे गांव में भी अगर बीजेपी का अगर सत्ता आई जी तो कुछ विकास हो सकता है, ऐसी उम्मीद लोगों को थी। इसीलिए लोगों ने बीजेपी को या बीजेपी शिंदे अलायंस को जिताया, ऐसा जी। हो सकता है। लेकिन जहाँ उनको ऐसा लगा कि ये कुछ काम के नहीं है, जैसा हमारे अकोला में, तो इसलिए बीजेपी यहाँ पीछे हो गई। पहले से कम सीटें आ गई बीजेपी की। बट ओवरऑल धोने साहब, जो बीजेपी हर तबके एवरी सेगमेंट ऑफ पीपल स्लम फ्री, यानी जितने स्लम के लोग हैं उनको बोले टोटल स्लम फ्री मैं मुंबई बना के दूंगा आपको 7 साल के अंदर। जो गाउठन है, जो कोलीवाड़ा है, जो इनहैबिटेंट्स है मुंबई के, उनके लिए बोले कि हम रीडेवलपमेंट प्लान आपके लिए बना के दे रहे हैं। तो हर सेगमेंट के लिए आप देखो उनके पास प्लान था जी। तो क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है? क्या ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी को लैंडस्लाइड जो हर जगह जा रखी, हर एनवायरनमेंट के लिए बोले 17,000 करोड़ हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, वाटर बॉडीज प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास प्लान है। तो क्या सर उनके पास तो देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान था, हर एक के खाते में 15-15 लाख देने का प्लान था। कहाँ गए स्मार्ट सिटी? कहाँ दिख रहे सर? कोई जी। दिख रहे स्मार्ट सिटी? पहले हमारा अकोला जो शहर था वो पुराने जमाने में बगीचे का शहर बोलते थे, गार्डन। जी जी। अभी उसको बोलते हैं धूल का शहर। और किसकी सरकार है? कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आता है 2 बार। 1989 से कंटिन्यू कितने साल हो गए? 11 और ये 25, यानी 35 साल से बीजेपी की आते 2 बार प्रकाश अंबेडकर जीते थे 1998 और 99 में। 6 साल का उनका समय छोड़े तो 30 साल बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और बीजेपी का ही यहाँ शहर में एमएलए रहता था 95 से, वो भी 30 साल से। तो अभी देखिए क्या हुआ, कुछ हालत तो बहुत खराब होगी अकोला की। वैसी है सर अभी सब जगह, धीरे धीरे लोगों की आंखें खुलेंगी। लेकिन सर ये क्या, आपको क्या लगता है ये टेम्पररी फिनोमिनन है कि या आपको लगता है कि कांग्रेस वापस आ सकती है? कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है ना सर। मेरी बात सुनिए, पिछली बार 2017 में संजय निरुपम साहब आपके प्रेसिडेंट हुआ करते थे यहाँ पे, इज ए गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, और उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। मैं फिर बोल रहा हूँ, संजय निरुपम असल में सड़क पे गए, कांग्रेस को सड़क पर लेकर के आए। आपकी 31 सीट आई थी मुंबई में, आज आपकी 20 या 21 के ऊपर आप कांग्रेस जो है वो रुक गई है मुंबई शहर में। तो क्या वर्षाताई गायकवाड़ अपना इस्तीफा देंगी डॉक्टर ढोने? नहीं सर, वर्षा गायकवाड़ तो लोकसभा में जीत गई, उसके बाद नहीं, उनकी बहन भी एज उनकी एमआरसीसी सीट प्रेसिडेंट जीत गई। सर, एज एमआरसीसी प्रेसिडेंट, वो एमआरसीसी नहीं। की प्रेसिडेंट है, मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी की नहीं वो प्रेसिडेंट समझ गया मैं जी। लेकिन उनको इस्तीफा देने का क्या काम है सर? देखिए कैसा है, अभी सीटें अलग अलग कारणों से हारी है जी जो माहौल बन गया। अभी कुछ जगह पे ऐसा हुआ मुस्लिम एरिया में भी कि कांग्रेस से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट अगर शिवसेना का दिखा है लोगों को, तो लोगों ने शिवसेना को वोट दिया है। जी लोगों का यही कहना है कि बीजेपी को हरा तो वो हिसाब से लोगों ने वोट दिए है।
जी कुछ कांग्रेस के जो वोटर है हो सकता है बीजेपी को हराने के लिए शिवसेना के साथ में गए। जी तो ये जो बीजेपी मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ा उन्होंने क्या छोटे छोटे बीएमसी हॉस्पिटल्स जो है यानी गवर्नमेंट या लोकल हॉस्पिटल्स है उनको हम एम्स के लेवल में लेके आएंगे। एम्स यानी वो सर बेंचमार्क। तो इलेक्शन के लिए तो चांद और तारे भी तोड़ के लाने की बात करेंगे सर। नहीं हाँ आप दोनों डॉक्टर मल्होत्रा भी डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर है, तो बोले कि लोकल बीएमसी हॉस्पिटल्स को हम एक तो एम्स के लेवल पे लेके आएंगे और उसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ये होता है धोनी साहब, मुंबई में कितने हॉस्पिटल्स है लोकल लेवल वार्ड लेवल पे? ऐसा है हाँ मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, 20 एकड़ जगह चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में और 2 लाख स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन चाहिए। बहुत बड़ा काम रहता है मेडिकल कॉलेज खोलना। और ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया तो परमिशन मिल गई, उसका नेशनल मेडिकल कमीशन है दिल्ली में रहता है, वो आके चेक करता है। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज की भी मान्यता रद्द करते हैं। वो इतना आसान नहीं इनके बोलने से हो जाए। अभी किया ना उसका वो वैष्णो देवी मैं मेडिकल इसलिए कॉलेज बोल रहा हूँ वो चांद तारे भी तोड़ के ला सकते हैं वोटिंग के लिए। जी दुरुस्त बात है। और लोग मान रहे हैं आपके हिसाब से, उनके प्रॉमिस को लोग मान रहे हैं। डॉक्टर मल्होत्रा नहीं, वो झूठ बोलते हैं सर, झूठ बोलते हैं। लेकिन कितनी सारी रजिस्टर की वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट 2 lakh money to come. Right. No, but the only thing is I would like to ask Dr. Dhone another thing. Dr. Dhone साहब, क्या है कि ये कांग्रेस कब जागेगी, कब अच्छी तरह काम करेगी, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वेरी फ्रैंकली 25 साल से इंतजार कर रहे हैं मुंबई शहर में कि कांग्रेस कब जागेगी। 25 साल से शिवसेना बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस जो है पहले ये होता था, डॉक्टर मल्होत्रा perhaps would like to come in on this, maybe मुकेश गांधी साहब would like to do it, बिकॉज पहले मुकेश गांधी साहब जो हैं वो शिवसेना के साथ भी रह चुके हैं, शरद पवार साहब के साथ भी थे, आजकल अजीत दादा पवार के साथ हैं। लेकिन डॉक्टर ढोने ये कहा जाता था, दिस इज व्हाट आई हर्ड व्हेन आई फर्स्ट केम टू मुंबई, कि शरद पवार साहब ने मुंबई जो है वो बाला साहब ठाकरे को दे दिया है, ये ले पकड़ भाई तुम खेलो इधर, ठीक है, और हमारे इसमें मत पड़ना, भाई वेस्टर्न महाराष्ट्र की तरफ मत आना, कोंकण से बाहर मत आना। मतलब इफेक्टिवली ये कहा गया था कि ये डील हो गई है। अब क्या है कि शरद पवार साहब भी डिक्लाइन में हैं, उनके पास भी अभी कुछ नहीं है, ठाकरे जो हैं उनका भी ब्रांड जरा बहुत कम हो गया है। इसके बावजूद कि बहुत लोगों को ये सरप्राइज लगा है कि उद्धव ठाकरे जी को 60 से ऊपर सीटें मिली हैं मुंबई में। तो आपको क्या लगता है सर कि अब आगे क्या होगा? क्या अब क्योंकि एक बार बीजेपी जब पावर में आ जाती है तो बीजेपी को डिसलॉज करना बड़ा मुश्किल होता है सर, डॉक्टर ढोने। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। बीजेपी की यहाँ पे 48 सीटें थी, अकोला में 38 हो गई। वो तो हम ये सब एक दूसरे को मिला के साथ में जो बीजेपी विरोधी है उनको साथ में लेने में असफल रहे। सब अगर लोग साथ में आते तो बीजेपी सत्ता से बाहर होती थी। मैंने खुद भी बोला था कि वंचित को और कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना और वंचित ये अम्बेडकर साहब की पार्टी ये अगर साथ में आते थे तो यहाँ से तो बीजेपी। सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ सर, सुनिए। मुंबई की बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई की बात आता हूँ। मुंबई में जो देखा है मैंने, बोलिए। ऐसा है कि अभी जो बता रहे थे थोड़ी देर पहले टीवी पे कि 227 है टोटल, तो उसमें के 217 का रिजल्ट आया, 10 सीटों का रिजल्ट बाकी है। तो 217 में बीजेपी को 84 सीटें दिख रही, अभी 10 सीटें बाकी है। अब 84 थे, इसके पहले पिछले साल 5 साल उनके 82 थे जी। अब 2 ही बड़े हैं ना, एक्चुअली उनके 94 है सर अभी। पड़ेंगे। चलो चलिए सर, आपकी बात मान लेते हैं, एक्चुअली उनके 94 है, बट लेट्स बी वेरी क्लियर। नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम यू 95 कहाँ सर, ये तो 94 सर ऐसा है। अभी 24 मिनट पहले, अब कब का दिखा रहे आप? मैं 15 मिनट पहले का दिखा रहा हूँ। नहीं, अभी 24 मिनट पहले इन्होंने संजय राउत साहब ने डाले थे कि अभी सर वो संजय राउत वही डालते हैं जो उनको खुशी होती है सर, ऐसी क्या बात है? लेकिन मैं आपसे कुछ और बोलने जा रहा हूँ। नहीं, संजय राउत साहब सर गलत नहीं डालते। अच्छा। संजय राउत साहब जो गलत बोलते आप बोल के दिखाइए कि ये शब्द उन्होंने ये जो बोला है, ये वाक्य बोला है, ये जो बातें बोली है वो गलत है। Sir, I am talking about facts. But anyway, I want to say something else. सर ऐसा है कि अगर 10 सीटें बढ़ गई, सर वंचित अगाड़ी जो है उसके साथ कांग्रेस का मुकेश गांधी साहब सुनने वाली बात है, डॉक्टर मल्होत्रा सुनने वाली बात है। वंचित अगाड़ी के साथ मुंबई में प्रकाश अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस की युति हुई, ठीक है साहब,
62 सीटें उनको दे दी। प्रकाश अंबेडकर साहब के पास एक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कि भाई 19 वार्ड में मेरे पास कैंडिडेट नहीं है, ये 19 वार्ड में आपको वापस दे रहा हूं। कांग्रेस को बोला गया। डू यू नो कांग्रेस डिड नॉट हैव 19 कैंडिडेट्स। उन 19 वार्ड्स में कांग्रेस का कोई कैंडिडेट ही नहीं था। आप मुझे बताइए ढोने साहब, ये भारत की रूलिंग पार्टी हुआ करती थी सर। ये मुंबई शहर जो है, पुणे से चलिए शुरू हुई, लेकिन ये मुंबई शहर जो है वो मुंबई शहर करता धरता है कांग्रेस का। आप मुझे बताइए, उनके पास 19 कैंडिडेट नहीं थे कांग्रेस के वहां पे। निर्मला सावंत, प्रभा वड़कर कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले तक थे। निर्मला सावंत जी जी जी, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। तो अरे मेरा ये कहना है, मेयर जब आपके पास 19 कैंडिडेट्स नहीं है तो सर आप कहां से लड़ेंगे? आप मुझे बताइए, हो क्या रहा है? नहीं क्या कैंडिडेट हो गए सर। वक्त पे क्या है, वक्त पे उन्होंने बोले होगे नहीं है, वक्त पे कहा बहुत सारी बातें रहती है, लोग अपने अपने इसमें लग जाते, सब नेता भी लग जाते हैं। वक्त पे नहीं मिले कैंडिडेट, उसमें कुछ बोल नहीं सकते। बट ऐसा नहीं है कि भाई पहले से कैंडिडेट अगर बोलते थे तो कैंडिडेट भी खड़ा हो सकते थे। नहीं, बट धोने साहब ये ट्रू फैक्ट है कि 227 वार्ड्स में एक्चुअली कांग्रेस चाहे तो स्ट्रांगली लड़ सकती है इलेक्शन। बट ये क्यों? अभी हमको ऐसा लगा कि वर्षा गायकवाड़ जिस प्रकार से कहा, वील फाइट इट अलोन, एंड वी थॉट दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट एक जबरदस्त तरीके से एक अपहीवल होगा आपकी तरफ से। कांग्रेस विल रियली क्रिएट अ मिरेकल। बट जो एक्सपेक्टेशन से बहुत कमी नहीं, आपने गए बार जितने सीट लाए उससे भी कम सीट लेके आए। ये तो उल्टा हो गया। हमें बहुत एक्सपेक्टेशन था कि वर्षा गायकवाड़ जो एक स्टैंड ले रहा है उसमें कांग्रेस को बहुत फायदा होगा। बट क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। आप कैसे इतने मिजरेबल परफॉर्मेंस हो गया आपका? नहीं पीछे तो फोन गया हमारा, तिकडचा गया हमारा। जी बोलिए सर, बोलिए। नहीं हाँ, ऐसा है सर, आपको बता दो, पिछले बार भारतीय जनता पार्टी लड़ी और शिवसेना अलग अलग लड़ी। भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटें मिली और शिवसेना को 84 सीटें मिली थी। उस वक्त जो कांग्रेस का जो वोटर था वो पूरा कांग्रेस के साथ रहा। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस के जो वोटर है, कुछ जगह पे एक तो कैंडिडेट हुए नहीं खड़े, कुछ जगह पे कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, उनको वोटर थे, उनको ऐसा लगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट हो सकता है कमजोर रहा, तो अगर उसको वोट देंगे तो फिर भाजपा आ जाएंगी, वो चक्कर में वो शिवसेना के साथ चले गए जी। ऐसा हो सकता है, इसलिए सीटें कम आई। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को जो साथ दिखा रहे ऐसा पूरा ये है, ऐसा भी नहीं है। राइट सर, जो आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन मुकेश गांधी साहब आप बताएं ये कांग्रेस का हाल कैसे हो गया, ये जरा बताइए सर प्लीज। आप तो हर तरफ रह चुके हैं, ये कैसे हो गया? उनके पास कैंडिडेट नहीं है सर। मुकेश गांधी साहब, सर आई कांट हियर यू। गायकवाड़ जी का जो करिश्मा है वो अभी कुछ बचा नहीं है। शी इज ओनली खाली मोर्चा दो चार निकाल के अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, और कांग्रेस आज जिस तरह से खत्म हो गई वो हम सब देख सकते हैं कि क्या हुआ है जी। बट मुकेश गांधी साहब, एक चार्ज जो राज ठाकरे साहब ने लगाया है आप पर, मायावती पर, कि जहां देखो अडानी। अब तो सेंटर भी आपका, स्टेट भी आपका, सिविक बॉडी भी आपका। अभी 1 स्टेट 1 बिजनेसमैन हो जाएगा। एक स्टेट में एक ही बिजनेस होगा, एक ही बिजनेसमैन होगा। क्या ये आगे जाके यही स्टेप होगा? एंड यू विल जस्टिफाई फुली कि हाँ एक ही बिजनेस दे, क्या आपको क्या करना कर लो। मुकेश गांधी साहब, सर राज ठाकरे को खाली बायस लोगों को करने को वो कोई भी आइटम को फ्लेयर अप करते हैं। आज महाराष्ट्र में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, और आज आप देखो देवेंद्र जी ने जिस तरह से शिवाजी पार्क की रैली में सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो देश में हमारे महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें सन फार्मा का 1555% ग्रोथ हुआ, कांग्रेस गोदरेज का 450 हुआ, ऐसे लेकर के उन्होंने 25 पार्टियों का, मेजर लोगों का ग्रोथ ऑफ दी इन्वेस्टमेंट इन द महाराष्ट्र दिखाया है। तो अदानी क्या करते हैं? अदानी की जो स्पेशलाइजेशन है उसमें अदानी आते हैं। आज देखो कि मुंबई का एयरपोर्ट उन्होंने लिया जीवीके के पास से, तो वो आज अच्छी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, वो आप उसको मार्क दीजिए। आज न्यू बॉम्बे का एयरपोर्ट जो लेवल से उन्होंने बनाया,
और जो स्पीड में बाद में गियर अप करके बना करके पूरा किया, पूरी नीचे वाटर बेस्ड पूरी जगह है, पूरा एकदम खाड़ी का जगह है, और उसके अंदर पूरा उसको भर के ये करके जो इन्वेस्टमेंट करके जो उनको बनाया है वो फैंटास्टिक है। आप देखो अदानी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता तो अदानी को कुछ ये नहीं करते थे। पहले रिलायंस की जब अनिल अंबानी के पास में एनर्जी का काम था तो कितनी कंप्लेन आती थी, पर अभी अदानी ने वो टेक ओवर किया तो उसमें कंप्लेन कम हो गई है एकदम। सर कंप्लेन तो बीएसटी में भी है। और कहने का मतलब आज धारावी का भी प्रोजेक्ट जिस तरह से अदानी ने लिया है, आप देखना कि धारावी का कैसा रिस्ट्रक्चर करते हैं। मैं अदानी जी को पर्सनली जानता हूं, वो इतने शांति से अपनी टीम के पास से एक एक चीज को बारीकी से लेकर के जो काम करते हैं ना, वो फैंटास्टिक काम है। और उनकी पत्नी अदानी जी की पत्नी जो प्रीतिबेन है, वो प्रीतिबेन भी इतना सोशल और चैरिटी का काम करती है। सर उसने 1,000 करोड़ रुपया चैरिटी किया। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने कितना रुपया चैरिटी किया है? सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, पैसा लिया है मुकेश गांधी साहब, क्या है आज तक? मुकेश गांधी साहब एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो मिसेस अडानी है, शी इज सच अ ग्रेसफुल लेडी, सच अ हम्बल एंड मॉडेस्ट पर्सन। आज तक कोई शो ऑफ नहीं है उसका। नहीं सर, आज तक उनको कभी भी शो ऑफ करते हुए कभी नहीं देखा है किसी ने। बट आई वुड लाइक टू से समथिंग ओवर हियर। डोने साहब, कांग्रेस के मेयर 5 शहरों में होने वाले हैं, 5 में, लातूर में, चंद्रपुर में, भिवंडी यानी थाने डिस्ट्रिक्ट, परभनी और कोल्हापुर, ऐसा सबकाल जी ने अभी अभी कहा है। सो 5 जगह पर हो सकता है कि आपके मेयर हो, 4 तो पक्का है ऐसा बोला है, बट 5 उन्होंने बोला है। आई थिंक द बीजेपी विल डिसएग्री बिकॉज बीजेपी सेज दैट दे विल हैव मेयर्स इन 25। तो अगर 25 में बीजेपी के मेयर्स होंगे तो ये 5 कैसे होंगे? तो 4 हो सकते हैं। बट I think there is one particular place, I think possibly भिवंडी, जहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन the चंद्रपुर win is fantastic sir। वेरेटीवार साहब, प्रदीप जी, क्या जबरदस्त काम किया यार, हम मान गए। वेरेटीवार साहब ने, आपके कांग्रेस ने, तो कहने का मतलब ये हुआ डॉक्टर ढोने जो अभी प्रदीप जी बोल रहे थे, अगर मान लीजिए आपकी लीडरशिप जो है, कांग्रेस की जो लीडरशिप है, कंसोलिडेट करके बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिल करके चलती, तो आज जो आपकी 21 सीटें आई ना यहाँ पे बीएमसी में, हो सकता है कि वो 70 या 75 भी हो सकती थी। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आपके लीडरशिप में तालमेल था नहीं, मैं क्लियर आपको बोल रहा हूँ। आप क्या कहेंगे इसके बारे में डॉक्टर डोने? जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अलग रहती है और मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी अलग। मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मुंबई में अब ये उन्होंने लोकल लेवल पे, मालूम नहीं उनको पार्टी बचाने के लिए कि भाई अपने वोटर भाग जाएंगे अपने पास से, या फिर बीजेपी को हराने के लिए क्यों एक तरफा छोड़ना। जो हिंदी भाषिक लोग हैं वो भी कांग्रेस को चाहते हैं। तो हिंदी भाषिक अगर कांग्रेस भी इनके साथ जाती थी तो हो सकता है कि हिंदी भाषिक नहीं आते थे। इस बार सब बीजेपी की तरफ गए। करेक्ट है सर। दोनों साहब, मगर मुंबई में आपके वादे बीजेपी महायुति से भी जबरदस्त वादे थे। जहां उन्होंने 40,000 घर बोले थे, आपने कहा 1 लाख घर बना के गरीबों को दे दूंगा हम लोग। आपने कहा कि 1500 जो लाड़की बहन जैसे स्कीम कोली अपने कोली बहन को देंगे, अब जो गरीब जो डोमेस्टिक वर्कर उनको देंगे, 100 यूनिट फ्री देंगे। रोजी पिक्चर आपके एक्चुअली स्कीम्स और मैनिफेस्टो बीजेपी से बहुत जबरदस्त था। फिर भी लोग किस प्रकार से, व्हाई यू थिंक यू फेल टू टच द पीपल? दोनों साहब, आप ग्रास रूट तक पहुंच नहीं पाए। नहीं, वो तो बात है कि हमारे जो मैनिफेस्टो है वो आम पब्लिक तक पहुंचाने में शायद कम रहे होंगे हमारे कार्यकर्ता, इसीलिए हुआ। और बीजेपी के पास सर अभी पैसों का इतना माहौल कर रहे हैं लोग, पैसों का इतना वापर कर रहे हैं हर जगह पे, बहुत ज्यादा पैसा। ऐसा इलेक्शन कभी देखा नहीं, इतनी भारी। यानी वार्ड के इलेक्शन में हम अभी देखते हैं जितना लोग विधानसभा में पैसे लगाते थे उतने वार्ड में लग रहे हैं सर अभी। जी दुरुस्त बात है, क्योंकि पैसे सर कॉर्पोरेशन का बजट बहुत होता है पैसे ना सर, कॉर्पोरेशन का बजट बहुत ज्यादा होता है इसलिए। और बहुत एक चीज तो डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा जी बोल रहे थे कि जो चेंज किया रूल्स इलेक्शन कमीशन ने कि लास्ट डे तक आप घर पे जाके लोगों से मिल सकते हो, तो वहां जो पैकेट पहुंचाने को एक चांस मिला था बीजेपी वर्कर्स को, क्या आपको लग रहा कि ये हेरा फेरी ठीक नहीं था? फिर एक यंत्र है पाडू यंत्र,
और बोला अचानक बोलते इसको भी हम इंप्लीमेंट करेंगे यंत्र को, किसी को मालूम नहीं पाडू यंत्र क्या है। तो क्या इलेक्शन जो चेंज करना, रूल चेंज करना, ये फायदा हुआ बीजेपी को? दोनों साहब क्या बोल रहे हैं सर? इलेक्शन रूल्स चेंज किया लास्ट। हाँ सर, इलेक्शन बहुत गलत है। इलेक्शन रूल ऐसा रहता, पहले तो ऐसा था कि एक दिन सब इसको रेस्ट करने के लिए, जैसा इलेक्शन है, हाँ हाँ जिस दिन इलेक्शन रहता, 15 तारीख को इलेक्शन है, 14 तारीख को पूरा रेस्ट और 13 तारीख को 5 बजे खत्म हो जाता। 13 तारीख को 5 बजे तक सब खत्म हो जाता था और 14 तारीख को आप सोचो शांति से, और 15 तारीख को वोट डालने के लिए जाओ। लेकिन अभी इनका सरकार है, इनको अभी घर घर पहुंचे, पैसे पहुंचाने के थे या फिर जो भी बातें करनी है उनको, तो उन्होंने लोगों को धमकाने का था, तो उन्होंने बराबर आखिरी दिन तक, यानी क्या बोलते उसको, ताजा ताजा धमकाना बोलेंगे उसको, घर घर जाके कुछ बताना, सब बातें हैं सर। पैसे बगैर होता ही नहीं आजकल। हाँ, घर पैसे पर भी बहुत खर्चा। कांग्रेस को सर, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत पैसे है सर। तो घर घर एक एक वोट के लिए घर घर पहुंचाने का टाइम सरकार ने दिया, इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। आप घर घर जाओ। ऐसा नहीं था सर, पहले एक दिन पूरा मिलता था और 5 बजे तक रहता था टाइम। 5 बजे के बाद आप प्रचार नहीं कर सकते, ऐसा था। अब उन्होंने आखिरी तक चलाया है तो गलत है। अब तो ये उनका फंड है, उनको पैसे पहुंचाने के होंगे, जो भी बातें हैं वही है, बाकी कुछ नहीं। That's right. गलत। डॉक्टर मल्होत्रा, अडानी, शरद पवार साहब रिस्पेक्टेड अडानी जी के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्कूल बारामती में लॉन्च करना, बहुत अच्छे अच्छे काम पवार साहब ने अडानी के माध्यम से किए। मगर आप जिनके साथ थे डॉक्टर मल्होत्रा, राज ठाकरे जी रोज रोज बयान, उद्धव ठाकरे जी रोज अडानी जी को गाली, तो क्या ये लोगों को समझ में नहीं आया कि एक शरद पवार साहब है, एक उनके पार्टनर जो उसी के साथ काम कर रहे हैं, वो अडानी जी को रोज गाली दे रहे हैं, सवेरे शाम 24/7। तो दिस क्रिएटेड कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। डॉक्टर मल्होत्रा, बेसिकली पवार साहब जो ऐसे है कि वो कोई भी किसी भी चीज में माहिर होंगे, लाइक somebody excels in something, I mean he appreciates that we have always seen anybody। अभी हमारी जो दूसरी मतलब यशवंतराव चौहान जो प्रतिष्ठान है, जो पवार साहब सुप्रिया सुनीताई चलाते हैं, वहाँ पे भी जो ऐसे मतलब कोई अलग चीज करते हैं, जो कोई निपुण होते हैं किसी भी चीज में, उनका बहुत बड़ा सत्कार किया जाता है। So these are the people who really appreciate good things, whatever the good things are, you know। So ये जो जगह है, इसमें उन्होंने देखा कि अडानी जी में भी he is like the excels in this particular field which पवार साहब wants to bring it forward कि artificial intelligence। I support you, That's the latest, yeah। Gee, that's it. Now the point is, chalte Dr. Surendra Malhotra, I have a question for you. The fact is, the manner in which, say, the BJP has been promising, okay, bhai, we are going to make an all-India Institute of Medical Sciences here, we are going to make a medical college over here. You think that's fair? That's not fair. No? That's very, very unfair. I mean, because it gives a very wrong impression. You should be realistic. Yeah, to promise something what they can do, जो कर सकते हैं, You can't do this. हो सकता है, but you can't just have such tall claims and all। See, क्या होता है, इंसान ही होता है, even they know about it, but कभी-कभी बातें सुनने में अच्छी लगती है, and they, आदमी बह जाता है उसी में। अरे भाई, you don't have. Promise something. How can you have a medical college without a teaching hospital? Exactly. Where will you have it? How? You have there are certain criteria which are laid down by the Medical Council of India and the National Medical Commission, as Dr. Dhone said, वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं भाई, एक एक चीज आपकी चेक करते हैं। सीधी बात है। हॉस्पिटल चाहिए सर, 300 बेड का। हाँ, 300 बेड हॉस्पिटल है। तो देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र में है, अगर मुंबई महानगर पालिका में 20 एकड़ जगह नहीं चाहिए, लेकिन 2 लाख स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन चाहिए जी, ये, और 300 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, करेक्ट, तो ही उसको परमिशन दे सकते हैं। right. सरकार ने, राज्य सरकार ने बोले तो ऐसा नहीं चलता है। आपकी जानकारी, आपकी जानकारी के लिए, गवर्नमेंट ने कोई कॉलेज खोला है, स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, उसको भी नेशनल मेडिकल काउंसिल, पहले जो था काउंसिल थी इंडियन मेडिकल काउंसिल, अभी कमीशन है, अभी हो गया नेशनल कमीशन
हो गया NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन। NMC। तो ये जो है गवर्नमेंट के कॉलेजों की भी मान्यता रद्द कर देते थे। जी अभी ये भी की आपका है, क्राइटेरिया में अभी नहीं करिए ना norms सर, नहीं अभी बैठा करिए है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो रहता है, मिनिमम स्टैंडर्ड सर। रिक्वायरमेंट जम्मू में करिए ना, अभी अभी हाँ, करिए हाँ। जम्मू में वैष्णो देवी राजीव मेडिकल जी, कॉलेज। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो हॉस्पिटल का और ये जो कैंपस की बात है ना, ये मोदी जी का प्लान है और मेरे हिसाब से देवेंद्र फडणवीस जी इसको अलग ढंग से Sir, it will take 30 सिस्टमेटिकली years. इसको प्लान करेंगे और मुंबई की आबादी को देख करके नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इम्प्रोवाइजेशन बहुत जरूरी है। सर अभी क्या है कि जो बीएमसी हॉस्पिटल्स हैं उनको पहले आप ठीक कर दीजिए, उसमें सुधार कर दीजिए, उसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, वो बहुत बड़ी बात है। मिनिस्टरों को ट्रीटमेंट के लिए वही बहुत बड़ी चीज हो जाएगी सर। लेट्स बी वेरी क्लियर। और जो पुरानी डिस्पेंसरीज थी, जो पुराने हेल्थ सेंटर्स थे बीएमसी के, बस वही ठीक कर दीजिए, वो बहुत है। लेट्स बी वेरी क्लियर सर। मेडिकल कॉलेज अभी नहीं चाहिए, और वैसे भी इतने ज्यादा डॉक्टर निकल के आ रहे हैं सर। दे डोंट हैव जॉब्स, दे ऑल वांट टू गो अब्रॉड। क्या है, दे ऑल वांट टू रन अवे, दे वांट टू गो टू यूएसए, और यूएसए से उनको बोला हमें नहीं चाहिए, हिंदुस्तानी को बाहर करो। सर ये क्या है सर? सर मेरा सर ये कहना है सर, मुंबई कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के बारे में थोड़ा कंक्लूड करके मैं एक बात कहना चाहता हूं राजीव जी, प्रदीप जी, कि उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीट मिली है, उनके लिए मैं उद्धव ठाकरे को धन्यवाद देता हूं जी। और हमारे मुंबई के लोगों के लिए अच्छा है कि ये जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में उद्धव जी की पार्टी को, शिवसेना को ज्यादा सीट मिलने से बीजेपी के ऊपर भी एक चेक रहेगा और अच्छा ऑपोजिशन करके हमारे लोगों की सुविधा बीजेपी को कंपलसरी बढ़ानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं उद्धव जी को अभिनंदन देता हूं और साथ में देवेंद्र फडणवीस जी को भी अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने हमारे हिंदुत्व की पूरी महाराष्ट्र में लहर को एक जीत मुकेश में गांधी बदल दिया है। साहब, उनके लिए मेरा ठीक है मुकेश गांधी धन्यवाद। साहब, लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीज बोल रहा हूँ, हिंदुत्व की बात छोड़ दीजिए या इस्लामाइजेशन की बात छोड़ दीजिए, मुस्लिमों की बात छोड़ दीजिए, माइनॉरिटी की। सर सीधी बात है, आज की तारीख में सेंटर में बीजेपी, स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी, कॉर्पोरेशन में बीजेपी। नाउ बीजेपी कैन नॉट एस्केप, बीजेपी भाग नहीं सकती है। अब उनको डिलीवर करना पड़ेगा, सीधी बात है। पूरे शहर जी को रख दिया ना थोड़ा साथ में। सर पूरे शहर ने, पूरे महाराष्ट्र के कॉर्पोरेशंस ने, लोगों ने बीजेपी के ऊपर अपना फेथ रखा है। अब डिलीवर कीजिए, और इस बार अगर डिलीवर नहीं करे तो भारत खराब होने वाली है सर। मैं क्लियर आपको बोल रहा हूं इस बार। ओवर एक्सपोजर इज ऑलवेज डेंजरस। सर लोग इस डॉक्टर मल्होत्रा एंड डॉक्टर ढोने, लोग इस बार सुनने वाले नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर। आई डोंट थिंक पीपल आर जस्ट गोइंग टू से भाई चलता है। नहीं, आपको कोई बहाना बनाने का मौका नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा कि ये गली से लेके दिल्ली तक आपकी सरकार है। यस, और आपने क्या किया? करेक्ट। So this time they will have to deliver. सर This time they will have to deliver. But as all the opposition says कि अभी भी किसकी सरकार चल रही थी? आप ही की चल रही थी ना। अभी किसकी सरकार थी? भाई बीएमसी कमिश्नर आपका, मुख्यमंत्री आपका, पालक मंत्री आपका, सब लोग आपके। So what prevented you from delivering in the last 3 years? सीधी बात है। But all the same, चलिए we start from ground zero now. I hope the people get what they deserve. That's all that I am saying. And I hope the BJP actually works for the people. I hope that happens. Thank you very much. Mukesh Gandhi Sahab, Dr. Surena Malhotra, Dr. Dhone. Always a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you. Namaskar. Thank you. Thank you. Thank you so much. So Pradeep ji, BJP, clean sweep. Clean sweep. Absolutely clean sweep. और अभी भी मतलब मैं जब भी मैं आपसे बात कर रहा था, मैं फेसबुक भी चेक कर रहा था। Okay. मेरे ही फेसबुक के ऊपर न जाने कितने अजीबोगरीब लोग हैं, वो कहते हैं वोट चोरी, फ्रॉड है, फार्स है। अरे कितनी जगह फ्रॉड होगा भाई? अरे 29 जगह में चुनाव है, 29 जगह पे क्या 29 जगह पे फ्रॉड हुआ है। और जैसा कि मैंने बोला, 3 बार बीजेपी के लोग मेरे घर पे आए, कांग्रेस का तो एक बार भी नहीं आया। मुझे तो कांग्रेस का जो हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट है उसका नाम तक याद नहीं है प्रदीप जी। और हर जगह पे क्या जबरदस्त फाइट, जैसे अभी भी ज्योति जी और अनिल उपाध्याय जी आए थे हमारे शो में। सर 7 वोटों से हारी हैं ज्योति जी, सिर्फ 7 वोटों से। आप कैसे कह सकते हैं कि गड़बड़ हुई है? ट्यूलिप मिरांडा जो है, शी इज वन बाय 7 वोट्स इन कलीना। मतलब क्या है भाई?
ये तो बड़ा आसान है कह देना सर दिस इज अ वेरी वीक एक्सक्यूज कि ये क्या है कि वोट चोरी हुई है कुछ हुआ है, बट दिस इज नॉट डन इन एनी इवेंट. दैट्स जस्ट अबाउट इट एज फार एज वी आर कंसर्न्ड. Congratulations to everybody. BJP is won everywhere, and as expected, as we've been saying here all along, that it will be a clean sweep for the BJP. And at that time, as you know, people said that we are what chaddi walas and this, that, and all that. Forgetting the fact that आजकल RSS जो है चड्डी नहीं बनती भाई, full pant पहनते हैं आजकल. And I don't own a khaki pant by the way. I'll buy one if they will allow me in. कोई allow करेगा नहीं मुझे वैसे. But all the same, the fact is now the onus is on the BJP. Pradeep ji, बिल्कुल. now they have to perform. अब आपको Absolutely. परफॉर्म करना है. अब आपको शहर की सेवा करनी पड़ेगी. Absolutely. और जहां तक के आप लोगों का सवाल है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. When you click to the like and subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.